ओके देन, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए चैप्टर में जहां पे अपन और एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे एंड दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी डिविडेंड डिसीजन। गाइस, विदाउट फेल बुक पेन लेके बैठ जाना, बिकॉज आने वाले जो आई थिंक 2 आवर्स में ये सेशन कंप्लीट होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। पूरा का पूरा डिविडेंड डिसीजन दिमाग में आपके सेट करवा दूंगा विद सम्स, विद फॉर्मूलाज, विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। और क्या चाहिए? बस आपका फोकस। ठीक है, एग्जाम के पहले 2-3 बार इसको प्रॉपरली सुन लेना। आई अश्योर यू पूरी तरह से सब चीजें क्लियर हो जाएगी। एज यूजुअल आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं ये बहुत ही शानदार जानदार वाले नोट्स। तो इसको आप लोग यूज करोगे, एकदम आप लोगों को मजा आएगा एंड थिंग्स विल गो वेरी वेरी स्मूथली। ठीक है, तो कहां से नोट्स डाउनलोड करने हैं? टेलीग्राम चैनल का लिंक, 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक्स दे रहा हूं नीचे कमेंट बॉक्स पे। प्लीज उनको ज्वाइन कर लेना, विल बी वेरी यूजफुल टू यू। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो क्लिक करना ही है, और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर अभी बहुत रिसेंटली रिकॉर्ड किए हुए हैं। कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सब आने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी यूजफुल यूट्यूब चैनल फॉर यू। तो चलो आओ, विदाउट फेल लेट द गेम बिगिन। काफी इंटरेस्टिंग होगा, ये भी शॉर्ट होगा बट एट द सेम टाइम स्कोरिंग। तो अगर इस चैप्टर में से कुछ भी आता है देन इन दैट केस वी विल गेट फुल ऑन फुल, बिकॉज मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोगों के मॉड्यूल में या जहां भी है वो सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ, और साथ साथ में ही फॉर्मूलाज भी हो जाएंगे। मेन गेम इसमें फॉर्मूलाज का और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, तो वो भी अपने साथ में हो जाएंगे। सो वी विल बी डन एंड डस्टेड। ठीक है, सो एज यूजुअल मेरा यही इंटेंशन होता है कि भाई जो रिवीजन वीडियो मैं बना रहा हूँ वो उस कॉम्प्रिहेंसिवनेस से बनाओ कि इसी को आप लोग 2-3 बार सुन लो एग्जाम के पहले, दिमाग में चीजें सेट कर लो, फिर कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या बोलता है पब्लिक? करेंगे स्टार्ट? चलो, सो डिविडेंड डिसीजन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डिविडेंड कहां पे आता है पहले वो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो कंपनी अपना सेल्स करेगा, सेल्स में से अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेगा तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेगा तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेगा तो अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स करेगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे तो मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। मैं आपको एक बात बताऊं, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, लेवरेजेस, सब के सब इस बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर यहां पे शुरू होता है जहां पे लेवरेजेस, रेशियोज, देखो ना रेशियोज भी है तो क्या है, एंड ऑफ द डे सारे इंटरनल यही ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ले लिया, ईएटी अपॉन पैट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, आरओसी, आरओटीए, सब का सब जो भी गेम चल रहा है वो मेरा पूरा का पूरा इस इनकम स्टेटमेंट में चल रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे मेरा ईपीएस एमपीएस हाईएस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा हूं, लेवरेजेस क्या मेरा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी है, क्या मेरा चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स है, सब इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मतलब ये इनकम स्टेटमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हो गया वो काम अपना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें भी हो गई है। अब अपन इसके आगे बढ़ रहे हैं एंड दैट इज वेयर लेडीज एंड जेंटलमैन वी कम टू द अर्निंग पर शेयर। अब कंपनी के पास अर्निंग पर शेयर जो बचता है उसमें से कंपनी को लेना है एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन, वेदर टू कीप दिस विद अस और टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द डिविडेंड और टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एंड उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है जो अब मैं आपको बता रहा हूं, जो जनरली एप्लीकेबल होगी इस चैप्टर के लिए आगे, एंड दैट इज वेदर द कंपनी इज एबल टू अर्न मोर बाय इटसेल्फ। यानी अगर वो ईपीएस 10 रुपए का है, उसमें से मेरे को लग रहा है कि यार अगर ये पूरा का पूरा 10 रुपए मैं अपने पास रखता हूं एज अ कंपनी, तो क्या ये 10 रुपए को मैं कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूं जिससे मैं एक अच्छा रिटर्न ला पाऊंगा एज कंपेयर्ड टू व्हाट द शेयर होल्डर्स विल अर्न बाय देमसेल्फ। एक एग्जांपल देता हूं, समझो ये 10 रुपए का ईपीएस आया है एंड आपके पास है 1000 शेयर्स। सो टोटल 1000 इंटू 10, 10,000 बिलोंग्स टू यू एज अ इक्विटी शेयर होल्डर। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, वो 10,000 आपके बिहाफ पे अपने पास रख ले, और ये 10,000 को कंपनी अपने ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे और वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके शायद 20% का आरओआई जनरेट कर सके, तो वो 10,000 का 12,000 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ये 10,000 रुपीज आपको बिलोंग करते हैं, आपको दे दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर आपको दे दिया देन इन दैट केस आप वो 10,000 का जहां पे इन्वेस्ट करोगे आप 12% ही रिटर्न ला पा रहे हो, तो वो 10,000 का हो जाएगा 11,200।
आप मेरे को बताओ क्या बेटर लग रहा है। आप बोलोगे सर आप कंपनी हो, आपके पास ही रखो, आप 20% रिटर्न ला पा रहे हो। बट उसमें से फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ऐसा हुआ सिचुएशन तो क्लियर हो गया कि भाई आप बोलोगे सर पूरा आपके पास ही रखो। अगर दूसरा सिचुएशन हुआ, मेरे को लग रहा है मैं 10% ही ला पा रहा हूं, बट आपको लग रहा है नहीं आप तो 12% पूरा का पूरा ला पाओगे, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर फिर तो पूरा का पूरा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हम ही इसको कहीं और बेटर जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे। आप 10% ला पा रहे हो, मतलब 10,000 का 11,000 करोगे, हम 10,000 का सर 11,200 कर देंगे, वो बेटर रहेगा। या तीसरा ऑप्शन, आपको लग रहा है, मेरे को लग रहा है एज अ कंपनी के 5,000 रुपीज है ना मेरे को अभी एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, जिसपे मैं 15% रिटर्न ला पाऊंगा, बाकी का 5,000 के ऊपर मैं 10% ही ला पाऊंगा। तो आप बोलते हो सर ऐसा करो, 5,000 आप अपने पास रखो, उसके ऊपर 15% लाओ, बाकी का 5,000 हमारे को दे दो, आप जो 10 ला रहे हो वो बाकी के 5,000 के ऊपर हम 12 ले आएंगे। तो 10,000 5,000 50% बेसिकली मैं अपने पास रखूंगा एज अ रिटेन्ड अर्निंग, यूज करूंगा एक प्रोजेक्ट में, उससे एक ऐसा आरओआई लाऊंगा जो आपसे बेटर है, बाकी का 5,000 आपको दे दूंगा, आप वो बाकी के 5,000 पे ऐसा आरओआई लेकर आओ जो आपके लिए बेटर है, आप मेरे से बेटर ला पाओगे वो रिमेनिंग 5,000 के ऊपर। सो बेसिकली डिविडेंड डिसीजन इस तरह फॉर्मुलेट होते हैं। एक मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाता है, आपके इंटरनल प्रोजेक्ट्स देखोगे, आप इंटरनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आरओआई कितना मिल रहा है आप कैलकुलेट करोगे। इफ यू आर एबल टू अर्न अ बेटर आरओआई देन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, देन इन दैट केस यू विल कीप इट एट रिटेन्ड अर्निंग्स। हो सकता है पूरा, हो सकता है थोड़ा, दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। समझे गुरु? एंड दिस इज वेयर द डिविडेंड डिसीजन स्टार्ट्स। तो अर्निंग पर शेयर जैसे ही कंपनी के पास आया, कंपनी को दो डिसीजन लेने हैं, या तो डिविडेंड देना है या तो रिटेन करना है, या तो थोड़ा डिविडेंड देना है थोड़ा रिटेन करना है, जो भी है जैसा मैंने बोला मार्केट सिचुएशन के बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर कंपनी डिविडेंड देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट। सो जितना आप डिविडेंड पे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड पे आउट रेशियो। किसमें से डिविडेंड पे कर रहे हो? अर्निंग पर शेयर में से। सो डीपीएस अपॉन ईपीएस इज योर डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखो मैं एक बात बताता हूं, थोड़ा है ना एक्सटेंसिव होता है मेरा रिवीजन वीडियोस, बट चीज ऐसी मिलेगी ना आपको, फिर कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सेट हो जाएगा दिमाग में। क्या बोलते हो? बराबर ना? क्वालिटी कम्स विद अ लिटिल मोर टाइम। सो आज की तारीख में क्या T20 का जमाना है, आपको चाहिए सब शॉर्टकट, शॉर्टकट है, शॉर्ट ही है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो बट चीज अच्छी लेके जाओ। क्या बोलते हो? सही ना? लाइक नहीं किया तो इस बात पे एक बनता है। चल, सो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन ईपीएस। जो बच गया रिटेन्ड अर्निंग, जितना रिटेन्ड अर्निंग बच गया डिवाइड बाय ईपीएस, रिटेन्ड अर्निंग का रेशियो हो गया, उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। सो डिविडेंड रेट इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर मिला के बनता है ईपीएस। रिटेंशन रेशियो मतलब कितना रिटेन किया डिवाइड बाय ईपीएस इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो। इसको प्यार से बी बोलते हैं, इस रिटेंशन रेशियो को प्यार से बी बोलते हैं। तो ये यहां पे आगे फॉर्मूला आएगा जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, तो याद रखना ये बी मतलब रिटेंशन रेशियो। ठीक है, चलो तो इतना पार्ट क्लियर हो गया। इस बेसिस पे अब उन्होंने निकाली दो डिविडेंड की थियरीज। उन्होंने बोला कि भाई डिविडेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन तो है, बट क्या ये सही में इंपॉर्टेंट है? मोदिग्लियानी मिलर बोलते हैं कोई काम का नहीं है, डिविडेंड दो की मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। और उन्होंने इस चीज को प्रूव किया और बोला कि डिविडेंड डिसीजन इज इररेलेवेंट, जिसको नाम दिया गया इररेलेवेंस थियरी। बट दो महान लोग थे जिनका नाम था जेम्स वॉल्टर एंड गॉर्डन, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, डिविडेंड डिसीजन बहुत काम की चीज है, अगर आपने सही डिविडेंड का डिसीजन नहीं लिया तो उससे मार्केट प्राइस पे बहुत फर्क पड़ सकता है। उन्होंने भी अपने फॉर्मूला से ये चीज को प्रूव किया। अब अपने को दोनों चीजें पढ़ लेनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है। तो पहले देखते हैं रेलेवेंस थियरी के ऊपर। रेलेवेंस थियरी में सबसे पहला है मिस्टर वॉल्टर। तो ये वॉल्टर्स मॉडल पहले आप लोगों को खाली बता दूं कि हुआ करता था सीए फाइनल के माफा में, एएफएम में, माफा इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, वो पहले नाम था, फिर एसएफएम नाम हुआ, फिर अब एएफएम नाम है। तो एसएफएम में वॉल्टर्स थियरी हुआ करता था, अब उन्होंने शिफ्ट कर दिया है इंटर में।
which is right. So dividend decision impact market price of share, and यहां पे आया हमारा श्री 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 मिस्टर वॉल्टर। और फिर बाद में पढ़ेंगे अपन गॉर्डन को। तो अभी वॉल्टर के बारे में पढ़ते हैं। वॉल्टर का ऑलमोस्ट आप लोगों को मैंने लॉजिक बता ही दिया है, क्या कि अगर कंपनी खुद अपने पास पैसा रख रही है और खुद से ज्यादा रिटर्न ला पा रही है, देन इन दैट केस कंपनी शुड रिटेन 100%। इफ कंपनी इज नॉट एबल टू मेक दैट, देन कंपनी को पूरा डिविडेंड के तौर पे दे देना चाहिए। आर इज वही कि इंटरनल मैं अपने पास रख रहा हूं तो मैं कितना रिटर्न ला पा रहा हूं। आर इज रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज रिटर्न दैट द कंपनी कैन अर्न फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। एंड दूसरा है के मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब खुद अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो वो कितना लेकर आ सकता है। आप मेरे को बताओ, इफ आर इज ग्रेटर देन के, तो आप क्या करोगे? आर मतलब खुद से पास जो पैसा है आप 15% 18% ला पा रहे हो, और आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो 12% ही ला पाएगा। तो आप क्या करोगे? पूरा का पूरा रिटेन करोगे। इफ आर इज ग्रेटर देन के, रिटेन डिविडेंड। एंड इफ आर इज लेस देन के, मतलब आप खुद 10% ला पा रहे हो, शेयर होल्डर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो 12% ले आएगा, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड समझ में आया? तो आर इज ग्रेटर देन के रिटेन, आर इज लेस देन के डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। उस बेसिस पे हमारे वॉल्टर जी ने बनाया एक फॉर्मूला, दैट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज बेस्ड ऑन दिस। बेस्ड ऑन व्हाट? दिस। क्या? देखो, डिविडेंड प्लस, अब कंपनी का जो भी ईपीएस होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, एक डिविडेंड, एक रिटेन्ड अर्निंग। तो उन्होंने बोला कि भाई एक तो आप अगर डिविडेंड दे देते हो तो ये पैसा आपके जेब से गया, अब तो ये पैसा पूरा का पूरा किसका हो गया है? इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया, उसको जैसे इन्वेस्ट करना है वो करेगा। दूसरा जो पैसा बच गया ई माइनस डी, ईपीएस में से जो डिविडेंड दिया उसके बाद क्या बच गया? रिटेन्ड अर्निंग। उस रिटेन्ड अर्निंग को आप इन्वेस्ट करोगे तो आर आपको रिटर्न मिलेगा, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम री इन्वेस्ट होते जाएगा, उतना रिटर्न आपको आते जाएगा, तो उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, तो ये के। अब ये पूरा का पूरा जो मेरा अमाउंट आया है इसको भी ओवरऑल बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा, द होल डिवाइड बाय के। अब इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, वो डिटेल ऑब्वियसली लेक्चर्स होते हैं, रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स होते हैं, उनमें समझाया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू। अभी फिलहाल उसमें ऑब्वियसली वी कैन नॉट वेस्ट टाइम, फिर आप ही बोलते हो कि सर रिवीजन है और इतना डिटेल में भी कर रहे हो, क्या मतलब है? तो ठीक, फेयर इनफ, आई विल टेक दैट पॉइंट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू अ बेसिक एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको याद रहेगा कि ये फॉर्मूला आपका कैसा आपको डिराइव करना है एग्जाम में, ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। तो वॉल्टर बोलता है दैट पी विच इज मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू, पी विच इज मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू क्या? एक आप अर्निंग पर शेयर जो आपके पास आया है उसका आप दो काम करोगे, एक आप डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, प्लस आपके पास अब जो रिटेंशन बच गया है विच इज अर्निंग माइनस डिविडेंड, इसको आप री इन्वेस्ट करोगे। क्या रेट पे? आर के रेट पे जो अपने को दिया हुआ है। इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा, इतनी बार जो आर इन्वेस्ट करोगे तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा डिवाइड बाय के ही करके। ये जो ओवरऑल आया है उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा, द होल डिवाइड बाय के। बन जाता है ये आपका फॉर्मूला बाय वॉल्टर फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस पर शेयर। अब वॉल्टर बोलता है कि भाई अगर आर इज ग्रेटर देन के, अब आई होप समझ में आ गया होगा क्या है। इफ आर इज ग्रेटर देन के तो डी डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं है, और अगर आर इज लेस देन के देन इन दैट केस ये आपका जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा डिविडेंड दे दो। और उसने ये थियरी को क्रॉस कंफर्म किया बाय टेकिंग इनफ एग्जांपल्स, जो अब मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बट क्या अपने को ये फॉर्मूला अब याद रहेगा? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म, याद रहेगा अपने को ये फॉर्मूला? तो एग्जाम टाइम पे अब ये वीडियो देख लिया है, अब सीधा एग्जाम भी कोई मेरे को देने को बोलेगा तो मैं दे दूंगा कि भाई वॉल्टर का थॉट प्रोसेस में क्या था, अर्निंग पर शेयर। यहां से गेम बदलता है क्या कि मैं कितना डिविडेंड देता हूं, कितना रिटेन करता हूं। अगर रिटेन कर रहा हूं तो उसके ऊपर मैं कितना रिटर्न ला रहा हूं, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, द होल को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। दैट इज व्हाट वॉल्टर सेड। सो ये देखो, वेयर डी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर दिया होगा, अर्निंग पर शेयर के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैपिटलाइजेशन रेट जो एक्सपेक्टेशन है इक्विटी शेयर होल्डर का, मार्केट प्राइस पर शेयर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डन डन।
बट हमारे वॉल्टर जी ने जो बोला है उसके पीछे के बेसिस पे कुछ अजम्पशंस है, जैसे ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली। तो बाहर से अलग से कुछ पैसा नहीं लेना है, जो भी आपके पास फाइनेंस आ रहा है वो आप इस रिटेन्ड अर्निंग के बलबूते पे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा, टैक्सेस है ही नहीं, और अगर है भी तो डिविडेंड हो या कैपिटल गेन हो रहा हो, आपका उसका एक ही टैक्स रहेगा। नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। पहले तो वो बोलता है टैक्स है ही नहीं, नो टैक्सेस। फिर बोलता है रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट, तो ये चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब एवरीबॉडी हैज एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। नो फ्लोटेशन या ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। तो इन जनरल बहुत ही सिंपल से ये असम्पशंस है जो अपने को ध्यान में रखना है। ध्यान में क्यों रखना है? थियोरी के लिए आ सकते हैं। असम्पशंस ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। सो एक तो नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम, इजी है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट ध्यान में रहेगा। नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि उसकी वजह से फिर बाद में अगेन डिसीजन में कुछ गड़बड़ा सकता है। रेट ऑफ रिटर्न एंड के कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो आप लोगों का कांस्टेंट ही रहेगा। ऑल इन्वेस्टमेंट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग ओनली एंड फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। कहना इसे इस हिसाब से आप लोगों का वॉल्टर्स मॉडल एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है। सर अब एक दो एग्जांपल करवा दो सो दैट हम लोगों को ये चीज प्रूव हो जाए। डन डन डील है। बस एक बात आप लोगों को बता दूं कि भाई देखो, अगर आर इज ग्रेटर देन के ई, मतलब आप एक ग्रोथ लेवल पे हो, कंपनी ग्रोथ लेवल पे होगा तो ही रिटेन अर्निंग खुद के पास रखेगा, उस रिटेन अर्निंग पे भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा मार्केट के रिटर्न से। तो आर इज ग्रेटर देन के ई, मतलब आप एक ग्रोथ कंपनी हो तो आप डिविडेंड मत दो, आप पूरा पैसा अपने पास ही रखो। और अगर आप एक डिक्लाइनिंग कंपनी हो तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो आपका आर विल बी लेस देन के ई, आप 100% डिविडेंड दे दो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब ने बहुत साल तक कंपनी ने डिविडेंड दिया ही नहीं, इन्होंने अपने पास ही रखा, क्योंकि इनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स और चीजें थी इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये ग्रोथ लेवल पे देते हैं। आज की तारीख में मैं नहीं बोलूंगा डिक्लाइनिंग लेवल पे, बट एक मैच्योर लेवल पे, तो इसके लिए आज ये लोग आराम से डिविडेंड दे देते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स इनके पास नहीं है। बट अब एआई आ गया है तो वापस से ये लोग रिटेन करना चालू कर दिया है इन्होंने, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया, क्योंकि इनके पास एआई का प्रोजेक्ट है विच विल गिव देम अ मोर रिटर्न, बेटर रिटर्न देन एनीथिंग एल्स। गॉट इट एवरीवन? सो यहां पे हमारे पास है ग्रोथ, यहां पे हमारे पास है डिक्लाइन, एंड अगर आपका कांस्टेंट है मतलब आर इज इक्वल टू 0, तो आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन शॉर्ट, आप अपने पास रखो या आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, दोनों सेम ही आपको रिटर्न लाके देने वाले हैं। तो आर इज इक्वल टू 0 नहीं, आर इज इक्वल टू के ही है, देन इन दैट केस आप कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गॉट इट? डन सर, समझ में आ गया। सो growth oriented company, the company will be able to invest or utilize funds in a better manner, therefore shareholders can accept low dividend because their value of share would be higher। आर अगर ग्रेटर देन के है तो वो बोलता है डिविडेंड दो ही मत, प्रूव करेगा वो भी। 2 मिनट रुक जाओ। इंक्रीज इन डिविडेंड पे आउट विल डिक्रीज मार्केट प्राइस इन अ ग्रोथ कंपनी, एंड इंक्रीज इन डिविडेंड पे आउट विल इंक्रीज मार्केट प्राइस इन अ डिक्लाइनिंग कंपनी, क्योंकि डिक्लाइनिंग कंपनी में आप डिविडेंड दे दो तो अच्छा है कि भाई आप अपने पास स्टक नहीं रख रहे हो पैसा, डिविडेंड शेयर होल्डर को दे रहे हो, शेयर होल्डर भी खुश, वो और उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके और बेटर रिटर्न्स ला पाएगा। In this case, company is not in a position to cover the cost of capital, therefore shareholders will prefer a higher dividend so that they can utilize their funds in a more profitable opportunity। वॉल्टर मॉडल यहां पे ही समाप्त होता है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलो तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाओ तो आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। चलो आओ इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आओ उसको रीड करते हैं। सारे के सारे मॉड्यूल आईसीआई के क्वेश्चंस है, इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर टाइम डालना भी नहीं है, तो इतना ही करके गए सफिशिएंट है। XYZ लिमिटेड अर्न्स ₹10 पर शेयर, कैन आई से ये मेरे पास ईपीएस आ गया। कैपिटलाइजेशन रेट, कैन आई से केई आ गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैन आई से R12 आ गया। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट। जैसे ही मुझे पता चला R इज ग्रेटर देन केई, मैं बोल दूंगा कि भाई डिविडेंड देना ही नहीं है, डिविडेंड लॉजिकली देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद से ज्यादा ला पा रहा हूं ना, तो मैं डिविडेंड दूंगा ही नहीं। अब उन्होंने और क्या बोला है? ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट, तो मेरे हिसाब से ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट होना चाहिए 0। बट अपन लोग अलग अलग लेवल के ऊपर भी निकाल लेंगे कि भाई अगर 0 के जगह हमने थोड़ा ज्यादा डिविडेंड दे दिया क्या होता है, आओ देखते हैं। तो चलो वो भी अपन लोग अलग अलग लेवल पे टेस्ट करते रहेंगे। लेट्स सी। सो सिंस आर इज ग्रेटर देन के, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट वुड बी 0। फॉर्मूला अपने को पता ही है, अपन लोग ने एकदम लॉजिकली समझ ही लिया है। डिविडेंड अब ऑप्टिममली हम लोग 0 देंगे ही नहीं डिविडेंड कुछ, बराबर।
प्लस 0.12, देखो ना डिविडेंड 0, क्यों? क्योंकि मेरा आर इज ग्रेटर देन के ही है। 0.12 मेरा आर है अपॉन के ही 0.1 प्लस पूरा का पूरा मेरा रिटेन्ड अर्निंग ही है तो 10 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू ₹120। आओ कैलकुलेट करते हैं। सो जब आप अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे दिस इज व्हाट यू विल गेट। ए भाई ये मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई 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 है ना। सो दिस इज व्हाट वी गेट। अब अगर आपने डिविडेंड देने की गुस्ताखी की, गलती की, देन इन दैट केस देखो आपका शेयर प्राइस कैसे गिरते जाएगा। जितना आप डिविडेंड देते जाओगे उतना शेयर प्राइस गिरते जाएगा और फिर वॉल्टर बोलेगा हेंस प्रूव्ड। एट 25% पे आउट, तो अगर आपने डिविडेंड दिया 25% का, देन इन दैट केस 10 रुपए का आपका अर्निंग है। अगर आप 25% डिविडेंड दे रहे हो, मतलब कहना से आप बोल रहे हो डिविडेंड इज इक्वल टू 2.5, मतलब कहना से आपका जो रिटेन्ड अर्निंग था, आपका जो रिटेन्ड अर्निंग था वो 7.5 बन जाएगा। बस ये फॉर्मूला को यहाँ पे डालो, ये देखो ये 10 माइनस 2.5 मतलब 7.5, इधर 2.5 है इंटू 0.12 अपॉन 0.10, द होल अपॉन 0.10, आंसर आ जाता है 115। 25 के जगह आपने 50% दिया और वैल्यू कम, 75 दिया और वैल्यू कम, 100 दिया और वैल्यू कम। समझ में आ गया? दिस इज योर वॉल्टर्स मॉडल। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे अब देखते हैं क्या चीजें होती है। नेट प्रॉफिट दिया है 30 लाख, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स दिया है 100 लाख का, जिसका डिविडेंड है 12%, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है आर 20%, के ई 16%। भाई आर इज ग्रेटर देन के ई, इमीडिएटली मेरा दिमाग बोलता है, वॉल्टर का दिमाग बोलता है डिविडेंड इज 0, R is greater than K. Compute the approximate dividend payout so as to keep share price at ₹42 by using the Walters model. अब उसने क्या बोला कि मेरे को तुम्हारा ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी का प्राइस नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि मैं अगर प्राइस 42 रखता हूं, देन इन दैट केस मैं कितना डिविडेंड दे सकता हूं। मुझे मार्केट में मेरा शेयर होल्डर के साथ कुछ बात हुआ है, शेयर होल्डर ने बोला है कि भाई देखो हम लोग को थोड़ा बहुत तो डिविडेंड चाहिए। मैंने उनको बोला ठीक है मैं आपको कुछ तो डिविडेंड दूंगा, बट मेरे को है ना मार्केट में कॉम्पिटिटर के हिसाब से 42 का प्राइस रखना है। तो ये कम्युनिकेशन हुआ उनके एनुअल जनरल मीटिंग में वॉल्टर कर्ट शेयर होल्डर के साथ। तो शेयर होल्डर ने बोला ठीक है आप ऐसा कुछ डिविडेंड दो कि प्राइस भी 42 रहे और हमारे को थोड़ा डिविडेंड भी मिल जाए। बोलते ना, तो भैंस भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसे ही कुछ होता है, राइट। सो 42 का मेरे को प्राइस रखना है और मैं डिविडेंड भी दूंगा, कितना कि 42 का भी प्राइस रह जाए, ये अब अपने को कैलकुलेट करके दिखाना है। बाकी ऑप्टिमम तो डिविडेंड 0 देना चाहिए, बट नहीं चाहिए हमको ऑप्टिमम, हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। डन। तो चलो, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पता तो मेरा ईपीएस कितना है, उसी में से फिर डिवीजन निकलेगा ना डिविडेंड का और ईपीएस का। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे ईपीएस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बट मेरे पास नेट प्रॉफिट है। तो मैं नेट प्रॉफिट, अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कुछ नहीं दिया है, तो मैं अस्यूम कर लूंगा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 30 लाख, इसमें से 12 लाख माइनस कर दूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड का। अब मेरे पास मिल जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बैठा बैठा दिया हुआ है 3 लाख, तो 18 डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो ₹6 इज माय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब मैं कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, नोबडी नोस, एक्स ले लेंगे, बट इसमें मेरे पास पी 42 का मार्केट प्राइस है। सब चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो डिविडेंड है ना उसको बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 42 लिख लिया, डिविडेंड को बैलेंसिंग फिगर, ई अर्निंग पर शेयर लिख लिया, डिविडेंड को बैलेंसिंग फिगर 0.2 अपॉन 0.16। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा डिविडेंड 3.12। तो 6 में से 3.12 का अगर मैं डिविडेंड दे देता हूं ऑलमोस्ट 50%, देन इन दैट केस मेरा प्राइस भी मेंटेन रह जाएगा और शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल जाएगा। वर्क्स आउट टू 52%, वर्क्स आउट टू 52%। सो द डिविडेंड रिक्वायर्ड डिविडेंड पे आउट इज 52%। कहना ही सही है। और एक वेरिएशन अपन लोग ने समझ लिया वॉल्टर का, तो ये भी एग्जाम में आया, तो अब अपन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी 5 लाख, पे आउट रेशियो 60%, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12%, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15%। सो ये बेटा है के ई, ये है आर, आर इज ग्रेटर देन के ई। दिमाग की बत्ती इमीडिएटली बोली डिविडेंड पे आउट आइडियली होना चाहिए 0, बट इसने डिविडेंड पे आउट ऑलरेडी बोल दिया है भाई 60% करना है।
ये तो हमारा थॉट प्रोसेस है कि 0 होना चाहिए, बट वो बोल रहा है 60%, तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बराबर। तो अर्निंग्स ऑफ द कंपनी है 5 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, तो ईपीएस मेरे को मिल जाएगा 5 लाख, बेटा ईपीएस मेरे को मिल जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू ₹5, इज इक्वल टू ₹5 पर शेयर। इसमें से अगर मैं 60% डिविडेंड दे देता हूं तो कहना इसे ₹3 डिविडेंड जाएगा और 40% ₹2 मेरा रिटेन्ड अर्निंग जाएगा। एनी डाउट्स एनीबॉडी? डन 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 डन। सो अब यहां पे मेरा डिविडेंड आ रहा है ₹3 का, इधर हम लोग ने ले लिया 3, इधर हम लोग ने ले लिया 3, प्लस ई माइनस डी। ई आप मेरे को बताओ, अभी अपन लोग ने निकाला 5 का है, माइनस डी 3 का है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइड बाय 0.12 द होल अपॉन 0.12, अपने को मिल गया मार्केट प्राइस 45.83। बट ये ऑप्टिमम है क्या? नहीं सर, ये तो अभी जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से, अगर ऑप्टिमम निकालोगे तो डिविडेंड 0 लेके देखो सर 45.83 से ज्यादा ही आएगा। ये देखो प्रूव किया 52.08 आ रहा है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो। बट इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन भी सॉल्व। देखो मैं सॉल्विंग नहीं कर रहा हूं, उतना कर सकते हो, लॉजिक सेट कर रहा हूं, सम सॉल्व कर रहा हूं, ये सब मॉड्यूल के ही समझे, तो तुम्हारा मॉड्यूल भी साथ साथ में हो गया, टेंशन का बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, टोटल अर्निंग्स है 2 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 20,000, तो मेरा ईपीएस इमीडिएटली आ गया ₹10 पर शेयर। इसमें से डिविडेंड पेड वो लोग बोल रहे हैं 50,000, 1,50,000 है, सो कैन आई से 7.5 का वो लोग ने डिविडेंड दे दिया। 1,50,000 डिवाइड बाय 20,000 करो ना, 1,50,000 डिवाइड बाय 20,000 करो ना, तो 7.5 का डिविडेंड दे दिया है। प्राइस अर्निंग रेशियो है 12.5। याद रखना ईपीएस इंटू पी रेशियो होता है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर। सो जस्ट टू टेल यू, एमपीएस भी मेरे को बात बात में आ गया 125। अप्लाइंग वॉल्टर्स मॉडल, वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी इन डिसीजन मेकिंग। आओ देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए मेरे को पता करना पड़ेगा कि मेरा आर क्या है। अब सर आर तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ है पीई रेशियो से अपन लोग आर फाइंड कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू 1 अपॉन पीई रेशियो, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन पीई रेशियो, तो 1 अपॉन जब अपन इधर 12.5 करेंगे तो मिल जाएगा अपने को। सर ये कहां लिखा है? ये भी एक फॉर्मूला है, अगेन विल नॉट गेट इनटू डेरिवेशन, बट ये भी एक फॉर्मूला है, तो आगे मैं तुम लोग को बता देता हूं, वहां पे लिखा हुआ है मैंने, बस आपको फिलहाल ध्यान रखना है दैट दिस इज द केस। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.08 विच इज 8% का आर, एंड मेरा के ई कितना है तो वो भी अपन लोग फटाफट से फाइंड कर लेंगे। सो ये मेरा के ओ ओ ओ सॉरी, छोटा सा मिस्टेक हो गया गलती से, अरे बाबा ये के ई तो है, सो के ई मेरा आ गया है 1 अपॉन पी रेशियो, सो दिस इज के ई अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन पी रेशियो विच इज 8%। अब अपने को फाइंड आउट करना है आर, आर तो कहीं पे दिया हुआ नहीं है, बट आर अपन फाइंड कर पाएंगे। आर मतलब क्या होता है, लॉजिकली सोचो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बराबर है। अभी सुनो, इन्वेस्टमेंट बोलो, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा होता है ये, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ध्यान से इसको समझना, ठीक है गाइस। अब सुन, मेरा टोटल अर्निंग है 2 लाख, यस सर। ये जो 2 लाख का अर्निंग है ये मैंने कितने इक्विटी पे कमाया, तो देखो इक्विटी शेयर्स है मेरे पास 20,000 इंटू 100, सो 20,000 शेयर्स इंटू 100 पर शेयर, ये हो जाता है 20 लाख, एंड दिस इज 10%। ओ एफा, यस। सो आर मेरे को मिल गया है 10%, के मिल गया है 8%। भाई आर इज ग्रेटर देन के, तो भाई डिविडेंड दे दो 0, बट इसने तो डिविडेंड दिया है, कोई बात नहीं, दिया है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अब वापस से इसको सॉल्व करना है, ई डी प्लस, तो डी कितना है 7.5 प्लस ई माइनस डी, कैन आई से ई माइनस डी 2.5 इंटू आर, आर अभी मेरा आ गया 10%, तो इंटू 0.1 अपॉन के, के इज 0.08, द होल अपॉन क्या, के कितना है 0.08, 0.08 करो तो जरा देखो तो कितना आ रहा है। सो 0.1 डिवाइड बाय 0.08
इंटू 2.5 प्लस 7.5 डिवाइड बाय 0.08, आंसर आता है 132.8125, 132.81। बट ये ऑप्टिमम नहीं है सर, हमारे हिसाब से तो जीरो होना चाहिए था। तो आओ जीरो करके सॉल्व करते हैं। हाँ रे बढ़ गया, 156.25 हो गया, 156.25 हो गया। सही है। अब देखो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी नाइस। कंप्यूट पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट। ऐसा पी रेशियो जहां पे कुछ भी डिविडेंड दू नहीं दू फर्क ही नहीं पड़ता। कहना इसे वो तो है आर इज इक्वल टू के। अरे बाबा देखो ना, इधर अपन लोग ने लिखा ना कि आर इज इक्वल टू के में एनीथिंग, आर इज इक्वल टू के में एनीथिंग। आर इज इक्वल टू के में अगर एनीथिंग है तो कहना इसे आर तो मेरे पास है, के मेरे को वैसा कुछ सेट करना पड़ेगा। तो आओ सेट करते हैं। तो ये देखो आर तो मेरे को पता है मेरा 10% है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन पी रेशियो। मुझे अब के 10% ही चाहिए, तो मुझे अब के 0.1 ही चाहिए, 1 अपॉन पीई रेशियो। अब अगर मैं इधर करता हूं देन आई विल गेट द पीई रेशियो, बराबर है। सो 1 डिवाइड बाय 0.1 आ जाता है 10। सो मेरे को पीई रेशियो अगर 10 का मिला, पी रेशियो अगर 10 का मिला, आई विल बी इनडिफरेंट, कुछ भी करो फिर। सो ये देखो इधर पी रेशियो एट विच डिविडेंड विल हैव नो इफेक्ट इज सच दैट आर इज इक्वल टू के। तो 10% के ही है, मतलब पी रेशियो 10 है, तो पी रेशियो 10 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5? हाँ, क्यों? क्योंकि फिर मैं करूंगा 1/8, तो मेरा के ही बन जाएगा 8 डिवाइड इक्वल टू 12.5%। अब के ही है 12.5, बेटा आर है 10, तो कहना इससे के ही इज ग्रेटर देन आर, तो मैं पूरा का पूरा डिविडेंड दे दूंगा, तो मैं पूरा का पूरा डिविडेंड दे दूंगा। समझ में आया? तो अब मैं अगर वैसा करता हूं देन इन दैट केस ऑब्वियसली मेरा अभी के ही हो गया है 12.5, तो उस हिसाब से मैं सम को 12.5 ले लूंगा, के ही को, बाकी जैसा है ज्यों का त्यों सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाता है 76। आंसर आ जाता है 76। इन शॉर्ट, विल द डिसीजन चेंज the price? The answer is yes, and this is where Walter's model is done and dusted. Walter's model is done and dusted. I hope एकदम अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे अपन लोग ने सीखा। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने सीखा दैट पीई रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन के। तीसरा हम लोग ने सीखा, यही दो फॉर्मूला सीखे मोटा माटी, है ना? डन 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 डन। सो वॉल्टर्स मॉडल हो गया, उससे रिलेटेड सारे सम्स हो गए। बोलो और क्या चाहिए? चलेंगे अपन लोग ऑन दैट नोट विद द नेक्स्ट अप्रोच कॉल्ड एज द गॉर्डन्स अप्रोच। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल क्या बोलते हैं आपको पता है क्या? देखो गॉर्डन मॉडल को याद रखने के लिए मैंने एक लॉजिक बनाया हुआ है। इक्विटी शेयर से आपको क्या रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है? एक कि वो आपको रेगुलरली डिविडेंड दे, दूसरा जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है उसका भाव बढ़ जाए। 100 रुपए का शेयर आपने इन्वेस्ट किया है, कल उठ के भाव हो जाए 120। तो एक आपको चाहिए कैपिटल अप्रिसिएशन, तो कहना ही से वो है बेसिकली मेरा ग्रोथ। दूसरा मेरे को चाहिए रेगुलर इनकम, ये रेगुलर इनकम बेसिकली है मेरा डिविडेंड। अगर ये दोनों मेरे को मिल गया, यही तो मेरा एक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द इक्विटी शेयर। बस इसी को उन्होंने फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। उन्होंने बोला अच्छा आपको क्या दो, अभी मैं आपको पूछता हूं, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको कंपनी से क्या चाहिए बताओ? आपको दो ही चीज मिल सकती है और आपको दो ही चीज चाहिए, क्या? एक डिविडेंड, दूसरा ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ शेयर। डिविडेंड, ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ शेयर, डिविडेंड, ग्रोथ ऑफ प्राइस ऑफ शेयर। तो क्या आपको डिविडेंड मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है सर, तो कितना डिविडेंड मिला अपॉन मार्केट प्राइस, कि भाई कितना डिविडेंड यील्ड मिला, कितना मेरे को एक्चुअल में डिविडेंड मिला है। सपोज फॉर एग्जांपल 500 रुपीज का शेयर है एंड अगर 5 रुपीज का डिविडेंड मिला है तो इट इज 1% डिविडेंड, तो कितना डिविडेंड मिला, प्लस 500 का शेयर है 600 हो गया, मतलब कहना इसे 1% मेरे को डिविडेंड मिला एंड 20% का मेरा ग्रोथ हो गया, मतलब इन शॉर्ट कहना इससे उस पर्टिकुलर शेयर से मेरे को 21% मिला। यार रिवीजन में ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा बेटा, अरे रियल में भी ना बताए शायद। तो इन शॉर्ट गॉर्डन जी ने फॉर्मूला निकाला कि भाई देखो एक इक्विटी शेयर होल्डर को क्या एक्सपेक्टेशन होता है, उसको एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई उसको डिविडेंड मिले विच इज हिज रेगुलर इनकम
एंड उसके शेयर का भाव बढ़े, जिसको बोलते हैं अपन कैपिटल अप्रिसिएशन, जिसको बोलेंगे ग्रोथ। तो डिविडेंड कितना मिला है कैसे पता चलेगा? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसको रिप्रेजेंट किया है P0, प्लस कितना ग्रोथ हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है मेरे शेयर के प्राइस में, इज D1। इसी को और थोड़ा तोड़ा मरोड़ा तो P0 इज इक्वल टू, समझो ना, अब इसको इधर ले लो पूरा, ये जी को इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा? के परसेंटेज माइनस जी परसेंटेज इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। अब क्या करो पता है क्या? इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के परसेंटेज माइनस जी परसेंटेज। D1 अपॉन D1 मतलब D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ परसेंटेज। कि भाई डिविडेंड जो लास्ट ईयर पे किया था उस पे अब ग्रोथ लगेगा, तो मेरा नया डिविडेंड कितना होगा? ये जो P0 है ना, ये है मार्केट प्राइस पर शेयर। ये जो P0 है ना, ये है मार्केट प्राइस पर शेयर। ये जो के है ना, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आपको कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है तो क्या क्या चाहिए अपने को? डिविडेंड, ग्रोथ, D1 अपॉन P0, ग्रोथ प्लस जी, एंड जी क्या है? आपने कितना ग्रोथ किया है। इस ग्रोथ के लिए और एक फॉर्मूला है R इंटू बी। अब भी मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्टिंग में समझाया था, बी का मतलब क्या होता है बेटा? बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, कि भाई ईपीएस में से कितना रिटेन किया है। वो जो रिटेन किया है उसके ऊपर आप कितना रिटर्न ला पा रहे हो इज आर। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो कितना रिटेन कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज माय ग्रोथ। एंड ये है मेरा D1, एंड ये है मेरा D1। ए समझ गुड एवरीबॉडी? बस यही है श्री 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 गॉर्डन का फॉर्मूला, सिंपल है ना। गॉर्डन जी भी क्या बोलते हैं पता है क्या? R इज ग्रेटर देन के हुआ तो जीरो डिविडेंड देने का, तो डिविडेंड शुड बी जीरो। अब ऑलरेडी वॉल्टर में अपन लोग यार डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ये सेम चीज तो काफी इजी लग रही है, बराबर है। बाकी फॉर्मूला अपना बन गया है। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं 2 मिनट में एंड वी विल बी डन। सो P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी, ये बोल लो। K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी, बोल लो, एक ही बात। व्हाट इज P0? मार्केट प्राइस पर शेयर, ग्रोथ। D1 is D0 plus growth. D1 is also कितना डिविडेंड है, एंड के इज इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझ में आ गया? डन। अब इधर देखो, कुछ उसके assumptions है, सिंपल assumptions है, जैसे firm is an all equity firm, no debt. IRR will remain constant because change in IRR will change the growth rate. IRR का मतलब क्या होता है कि भाई आपका R इंटू बी का जो R है ना, वो अभी अगर R चेंज होगा तो R इंटू बी है तो ग्रोथ भी चेंज हो जाएगा, तो वो लोग बोलते हैं R will remain constant. Consequently, the value will be affected. Hence, the assumption is necessary. KE will remain constant because change in discount rate will affect the present value. So KE भी क्या रखेंगे अपन? Constant रखेंगे. Retention ratio once decided upon is constant. Constant dividend payout ratio will be followed. भाई 100 में से अगर 60% डिविडेंड पे आउट कर रहे हो, 40% रिटेंशन बचाना है। Growth rate is B into R is also constant since retention ratio and IRR will remain unchanged and growth which is function of these two will remain unaffected. ठीक है, फिर K is greater than G. This assumption is necessary क्योंकि अगर K greater than G नहीं हुआ तो आपका K minus G का फॉर्मूला बैठेगा ही नहीं। इधर K minus G का फॉर्मूला अगर आपको बिठाना है तो K has to be greater than G. All investments are to be financed through retained earnings only. So ये समझा दिया है मैंने, एक दो बार रीड करोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो कभी कभी आ जाता है assumptions by वॉल्टर, assumptions by गॉर्डन, तो ध्यान रखने का, कांस्टेंट वाला पॉइंट दोनों में है, ध्यान रहेगा। इक्विटी फाइनेंस्ड, उधर पूरा रिटेन्ड अर्निंग से, इधर पूरा का पूरा इक्विटी से फाइनेंस होने वाला है, ध्यान रखने का, याद रहेगा। इधर G इज इक्वल टू बी इंटू आर है, तो अपने को चाहिए बी आर सब कांस्टेंट रहे। अगर मेरे को चाहिए कि भाई आर बी इज रिटेन्ड अर्निंग, वो कांस्टेंट रहे, तो मुझे डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये मेरा रिटेन्ड अर्निंग कांस्टेंट रहेगा।
तो ये और एक assumption आ गया। आर मेरे को कांस्टेंट रखना है, डिविडेंड पे आउट कांस्टेंट रखना है, जिससे ग्रोथ कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? बस तो ऐसे assumptions भी आप लोगों को ध्यान में रह जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलो, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर टू बी फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली। कहना ही सही है, वॉल्टर का कॉमन पॉइंट है। के विल रिमेन कांस्टेंट, ये वॉल्टर का कॉमन पॉइंट है। लॉजिक है बेसिक, के हैज टू बी ग्रेटर देन जी, तो ये वाला एक आप लोगों को एकदम लॉजिक से ही याद रह जाएगा, क्योंकि अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा आपका जी अगर ज्यादा हुआ तो। बाकी ये लोग को सेम रखना है, ऑल इक्विटी फॉर्म है, नो डेट, हो जाएगा डन, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये है फॉर्मूला। अभी इसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के और एक नया फॉर्मूला बनाया, ठीक है, इसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के और एक फॉर्मूला बनाया, मैं बताता हूं क्या। P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। कैन आई राइट D1 as, कैन आई राइट D1 as अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस बी। ये क्या हो गया सर, मैं बताता हूं। सपोज मेरा अर्निंग पर शेयर है 10, मेरा डिविडेंड है 4 एंड मेरा रिटेन्ड अर्निंग है 6, बराबर है। तो एक तो मैं ये डायरेक्टली 4 लिखूं, दूसरा मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ईपीएस 10 इंटू 1 माइनस बी। बी कितना है, कहना इसे 60% है ना भाई, 10 में से 6 रिटेन किया, रिटेन्ड अर्निंग बी है, रिटेन्ड अर्निंग बी है, 10 में से 6 रिटेन किया तो 60%, तो 1 माइनस 0.6, तो 10 इंटू 1 माइनस 0.6 इज 0.4, 10 इंटू 0.4 इज, सॉरी, 10 into 0.4 is 4, which is one and the same thing. तो P0 is equal to D1 upon K minus G, या P0 is equal to EPS into 1 minus B भी कर सकते हो, EPS into 1 minus B भी कर सकते हो, EPS into 1 minus B भी कर सकते हो, upon K minus G as it is। G के जगह पे BR लिखा तो भी चल बे, क्योंकि G is equal to B into R। B is retention ratio, R is return on investment, return on equity। अच्छा है। सो प्राइस पर शेयर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्निंग पर शेयर, ग्रोथ रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटेंशन रेशियो, इसी के साथ मेरा गॉर्डन्स ग्रोथ कंप्लीट होता है। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल, व्हेन आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस। तो वो तो ये है ही कि भाई आर इज ग्रेटर देन के, तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करेंगे। आर इज लेस देन के, तो अपन 100% डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। and dividend payout decreases. On the other hand, when IRR is lower than cost of capital, तो फिर price per share decreases and dividend payout increases. So I think almost same. Bird in hand theory यही same चीज, D0 into 1 plus G upon KE minus G. So ये पूरा का पूरा अपना क्लियर है। ये एक पॉइंट मैं तुम लोगों को बता, so ये अपने को याद रखना है गॉर्डन के लिए, क्या, P0 is equal to D1 upon KE minus G, done. D1 in D0 into 1 plus G upon KE minus G, E1 into 1 minus B upon KE minus BR, G is equal to B into R। ध्यान में रहेगा? अगर ध्यान में रहेगा तो चलो आओ इससे रिलेटेड जो भी सम्स मैंने लिए हैं फट उनको भी कंप्लीट करते हैं। तो देखो अपने अभी कौन से सम्स हो गए थे, ये वाला एक सम हो गया था, वॉल्टर का था, वॉल्टर डन, वॉल्टर डन, वॉल्टर डन। अब आती है बारी हमारे श्री 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 गॉर्डन की। तो चलो आओ, लेट्स ट्राई एंड यूज द गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल है। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें वॉल्टर प्लस गॉर्डन दोनों है, तो इसके ऊपर अपन वापस आएंगे। पहले एक बार सिंपल कोई गॉर्डन का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा प्यारा सा सिंपल सा गॉर्डन का क्वेश्चन। फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ। नेट प्रॉफिट दिया है 30 लाख, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस दिया है 100 लाख, तो 30 माइनस 12 लाख करता हूं तो मेरे को मिल जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करता हूं तो 30 माइनस 12 lakhs 18 lakhs, divide by 3 lakhs 6 is the earning per share. Return on investment 20%, KE is equal to 16%। तो देखो सबसे पहले इन्होंने भी ये यहाँ पे निकाला EPS, अपन ने भी निकाला था EPS। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या है, P0 is equal to, देखो अब एक होता है कि अपन डिविडेंड के थ्रू निकाले, बट कहीं पे भी यहाँ पे डिविडेंड का नामो निशान नहीं है, तो अपन लोग E वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस बी अपॉन के माइनस जी। ठीक है, तो अभी देखो इधर के मेरे पास अवेलेबल है बैठा 16%, तो इधर मैं लिख दूंगा 0.16। अब जी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आओ जी अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है। फिर बाद में ई अर्निंग पर शेयर भी मेरे पास आ गया है 6 का, तो इधर भी जो मेरे पास अवेलेबल है उसको भी एक बार मैं लिख दूं ना बैठा बैठा, तो वो भी मैंने इधर अच्छी तरह से लिख दिया है। अब मेरे को देखना है कि भाई देखो कितना मेरा रिटेंशन है। बी इज बेसिकली रिटेंशन रेशियो, बी इज बेसिकली रिटेंशन रेशियो। फर्स्ट पार्ट देखो, कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 25%। अगर डिविडेंड मॉडल में बोलता है 25% का पे आउट है, मतलब 75% का रिटेंशन है, तो ई इंटू 1 - बी, बी इज 0.75, तो ये हो जाता है 0.25। समझे ना, 1 - भाई ये तो डिविडेंड पे आउट है, रिटेंशन कितना है 0.75, 75%, तो 6 × 0.25 करोगे डिवाइड बाय के 0.16 इंटू क्या है बी इंटू आर। बी इसमें मेरे पास अवेलेबल है 0.75, आर ये लोग ने बैठा बैठा दे दिया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। सो 0.75 इंटू 0.2 मेरा आ जाता है 0.15, 0.15। गॉट इट एवरीबॉडी। तो के माइनस जी है सर, तो इधर माइनस कर देते हैं, आ गया मेरा आंसर क्या 6 × 0.25। हेलो 6 × 0.25 है 1.5 अपॉन 0.01, तो 1.5 डिवाइड बाय 0.01, आंसर आता है ₹150, आंसर आता है ₹150, आंसर आता है ₹150। लॉजिकली एक एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बता दिया। अब सुनो, अब लॉजिक को और रीडिफाइन करते हैं। आर इज ग्रेटर देन के, मतलब मैं जितना ज्यादा डिविडेंड देते जाऊंगा, मतलब मैं जितना ज्यादा डिविडेंड देते जाऊंगा उतना शेयर का प्राइस कम होते जाएगा, उतना शेयर का प्राइस कम होते जाएगा। देखो अब मैंने 50% डिविडेंड कर दिया, शेयर का प्राइस और कम हो गया, मैंने और कम कर दिया, शेयर का प्राइस और कम हो गया। हे सब्जी गुडू एवरीबॉडी, ठीक है, गॉट इट। डन। सो इसी के साथ ये इजी क्वेश्चन था, बट देखो बारीकियों को ध्यान रखो। बारीकियों में क्या क्या है, ई इंटू 1 - बी अपॉन के ई माइनस जी। ई ईपीएस अपने पास बैठा बैठा अवेलेबल है, ईपीएस 6, ईपीएस अपने पास बैठा बैठा अवेलेबल है 6, ईपीएस अपने पास बैठा बैठा अवेलेबल है 6। ठीक है सर, यूज किया मैंने उसको। उसके बाद क्या है, ई के बाद 1 - बी, बी क्या है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कितना है 25% का अगर डिविडेंड दिया है, 75% का रिटेंशन है, तो मेरा 75% का रिटेंशन रेशियो 1 - बी अपॉन के बैठा बैठा दिया है माइनस जी बी इंटू आर। बी 0.75 रिटेंशन रेशियो, आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। हो गया, सम सॉल्व लॉजिकली कर लिया, लॉजिकली जो एक इंटरप्रिटेशन था वो भी आ गया, हो गया, डन। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड इज अ नो ग्रोथ कंपनी, तो D0 इंटू 1 + G करते हैं। अब G है 0 तो ये हट जाएगा, अपॉन के माइनस जी, जी है 0 तो ये हट जाएगा, बचा क्या फॉर्मूला D अपॉन के। pays a dividend of 5 per share, cost of capital is 10%, 5 upon 0.1 is equal to ₹50, is equal to ₹50। got it, got it। Next, XYZ is a company having a share capital of 10 lakhs of ₹10 each. It distributed current dividend of 20% per annum. So D 20%. Annual growth rate in dividend is expected to be 2%. Expected rate of return on its equity capital is 15%. Expected rate of return on equity is 15%. Calculate the price of share applying Gordon's model. Applying Gordon's model.
बोलो क्या आएगा। अगेन सिंपल है, कंपनी के पास 10 लाख का शेयर कैपिटल है ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 20%, बराबर है। सो एनुअल ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 2%। सो अब इसमें जैसे अपन गॉर्डन अप्लाई करेंगे अपने को आंसर आ जाएगा। तो चलो अप्लाई करते हैं। सो देखो 10 रुपए का शेयर है, डिस्ट्रीब्यूटेड 20, करंट डिविडेंड 20% पर एनम। सो अपने को करंट डिविडेंड नहीं चाहिए, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड चाहिए। तो ये मेरा हो गया 10 का 20% इक्वल टू ₹2 इंटू 1 प्लस ग्रोथ 2%। सो 2 इंटू 1.02 आ जाएगा। बोलो कितना आता है? 2.04 अपॉन के माइनस जी। के कितना है? 15%, 0.15 minus 0.02, so 2.04 divided by 0.13, आंसर आता है 15.69, आंसर आता है 15.69, है ना, 0.15 0.02 डन। सो इसी के साथ ये वाला भी क्वेश्चन अपना होता है कंप्लीट। सो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है एक और। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 3 डिफरेंट फर्म्स, ग्रोथ, नॉर्मल, डिक्लाइनिंग, कैलकुलेट द शेयर प्राइस यूजिंग गॉर्डन मॉडल। चलो आओ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, मॉड्यूल सब कवर्ड है, ये लेक्चर के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ₹10 का अर्निंग पर शेयर, रिटेन्ड अर्निंग दिया है, और 1 माइनस डी विच इज 1 माइनस बी विच इज डिविडेंड पे आउट दिया है। फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर लाना है, सिंपल। बिकॉज यहां पे डिविडेंड नहीं अर्निंग के फॉर्म में है, तो E इंटू 1 माइनस बी, ई है 10 इंटू 1 माइनस बी, बी है 1 माइनस बी, बी है 0.6, या तो 10 इंटू 0.4 सीधा कर लो तो भी चलेगा, अपॉन के ई है माइनस जी, जी है बी इंटू आर, जी है बी इंटू आर। बी है मेरा रिटेंशन रेशियो, आर है मेरा 15%, बी है मेरा रिटेंशन रेशियो, मेरा रिटेंशन रेशियो है 60, so 0.6 into 0.15 is equal to 0.09, 0.09, तो 0.1 माइनस 0.09, आंसर मिल जाएगा क्या? आंसर मिल जाएगा क्या? 4 अपॉन 0.01 is equal to, so 4 divided by 0.01 is equal to 400, is equal to ₹400। गच्चा? जी हाँ यही है आंसर, जी हाँ यही है आंसर, करेक्ट। सो बस जो क्वेश्चन दिया है उसी के फ्लो में जाओगे, आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर सेम सिचुएशन 2 सिचुएशन 3 के लिए आप लोग कर सकते हो। फिर उन्होंने बोला रिटेंशन रेशियो ऊपर नीचे कर दो, 0.4 0.6 0.4 है, 0.4 0.6 कर दो। फिर आप जो वेरिएशन करते जाओगे उस हिसाब से आंसर आते जाएगा। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर यूजिंग वॉल्टर फॉर्मूला। वॉल्टर के लिए मेरे पास डिविडेंड है 6 प्लस ई माइनस डी, अभी मेरे को चाहिए ई माइनस डी है मेरा 4, बराबर ना। सो ई माइनस डी, E minus D is 10 minus 6 which is 4 into R upon K, R है मेरा 25%, 0.25 upon K 0.2, the whole upon K 0.2, so 0.25 divided by 0.2 into 4, 0.25 divided by 0.2 into 4 plus 6 divided by 0.2, आंसर आता है 55, आंसर आता है 55। गॉट इट एवरीवन? डन। ये वॉल्टर हो गया। गॉर्डन का फॉर्मूला भी इधर ही अप्लाई करोगे आप लोग बेटा, गॉर्डन का फॉर्मूला भी अभी आप लोग इधर अप्लाई करोगे। तो अगर गॉर्डन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूला मेरा वही D1 अपॉन के माइनस जी। तो अब यहां पे भी
मेरा 6 का D1 है ही अपॉन के ई माइनस जी, तो के ई मेरा है 0.2 माइनस जी मैंने इधर कैलकुलेट किया था ना शायद, नहीं ठीक है, तो जी मैं अपन लोग के फटाफट कैलकुलेट कर लेते बेटा। सो इट इज जी इज बी इंटू आर। बी कितना है, बी इज रिटेंशन रेशियो, तो 0.4 मेरा रिटेंशन है क्योंकि 60% मैंने पे कर दिया ना डिविडेंड, एंड इनटू आर, आर देखो मेरा कितना है 25%, तो 0.25, तो ये आ जाता है 0.10, तो 6/0.10, तो आ जाएगा आपका 60 रुपीज। ये है अपना आंसर। एक क्वेश्चन मैंने आगे छोड़ा था, अगर वो क्वेश्चन कर लूंगा तो वॉल्टर प्लस गॉर्डन पूरा का पूरा कंप्लीट विद डेप्थ विद एवरीथिंग, राइट। और फिर बचेगा एक इररिलेवेंस थियरी, मॉडिग्लियानी मिलर, वो भी फटाफट कर लेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर अ कंपनी, अर्निंग पर शेयर दिया है, पी रेशियो दिया है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर दिया है, आर है, मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर्स मॉडल है 130। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द डिविडेंड पे आउट रेशियो। बहुत ही सिंपल, वॉल्टर का फॉर्मूला अप्लाई करो ना, 130 इज इक्वल टू डी अपने को नहीं पता, प्लस अर्निंग पर शेयर है 10 माइनस डी अपने को नहीं पता, इनटू आर 0.12 अपॉन के अपने को नहीं पता, नहीं पता है, पता है के अपने को पता है क्या, हाँ व्हाट इज के, कैन आई से इसका 1/12.5 बराबर है, सो 12.5 डिवाइड इक्वल टू 0.08, वाह वाह, द होल डिवाइड बाय 0.08। बेटा अब आपको इसको खाली सॉल्व करना है, इतना सॉल्विंग आपको आना ही चाहिए, एंड यू विल गेट योर आंसर। देखते हैं कितना डिविडेंड आता है, 9.2। सो मेरा इधर डिविडेंड आ जाता है 9.2। अब 10 रुपए का अर्निंग है, उसमें से 9.2 का डिविडेंड दिया है, मतलब 92% का डिविडेंड पे आउट है, 92% का डिविडेंड पे आउट है ना। डन, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट। अब सुनो, मेरा के ई आया है 0.08, if R is greater than KE, which is 12% is greater than 8%, तो इसका मैं क्या मतलब समझ सकता हूं, करेक्ट, डिविडेंड पे आउट 0 होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट 0 होना चाहिए। तो अगर मेरा डिविडेंड पे आउट 0 है तो बस अब इसको सॉल्व करो विद 0, तो मेरा ये हो जाएगा 0 प्लस 10 इंटू 0.12 अपॉन 0.08 अपॉन 0.08, करो सॉल्व। सो 10 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.08 द होल डिवाइड बाय 0.08, आंसर है 187.5, आंसर है 187.5। नेक्स्ट, P ratio at which dividend policy will have no effect on the share। ऐसा तो भाई मेरा अगर ये R 12 है, अगर मेरा KE भी 12 हो जाए, KE को 12 चाहिए तो 1/12% करता हूं, 1 डिवाइड बाय 12% करता हूं, तो ये आता है 8.33। सो 8.33 का अगर P रेशियो आया तो वही हो गया काम, बस बाकी सब में सिंपल। मार्केट प्राइस एट दिस P रेशियो, तो इन शॉर्ट अभी आपको KE 8.33 के हिसाब से लेके सॉल्व करना है। सो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0.12 हो जाएगा, एंड विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो आई थिंक प्रीटी सिंपल है ना, क्योंकि फिर दोनों ही 0.12 हो जाएंगे। एंड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार होता है कि सर ये जो डिविडेंड दिया है इस पे ग्रोथ ऐड करना है या नहीं। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर कुछ नहीं दिया है तो दोनों आंसर करके आओ और एग्जामिनर को बोल दो भाई ऑल्टरनेटिवली, जैसे इसने भी यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली किया ना, अपन भी ऑल्टरनेटिवली करके आने का, दोनों आंसर देके आने का, अपने को एग्जामिनर से कोई टेंशन चाहिए ही नहीं। गॉट इट। सो dividend growth model applying growth on dividend, K is equal to 8, R is equal to 12%, D0 9.2, B is equal to 0.08, G is equal to B into R करके सॉल्व किया, we get the same answer, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास R है 12%, अगर 92% का मैंने डिविडेंड दिया है मतलब 0.08 मेरा रिटेंशन है, तो B into R मिल गया। बाकी सम को नॉर्मली जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर।
0.96% ग्रोथ है। सो इसी के साथ मेरा अराउंड 1 आवर में पूरा का पूरा वॉल्टर हो गया, पूरा का पूरा गॉर्डन हो गया, जितने सम वॉल्टर और गॉर्डन के पॉसिबल थे सब मैंने ले लिए। डन। अब बचता है खाली मेरा इररेलेवेंस थियरी विच इज मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच, और उसके बाद एक दो छोटे मोटे ग्राहम एंड डॉड और लिंटनर है, वो तो 2 मिनट में हो जाएंगे एंड विल बी डन विद दिस चैप्टर एज वेल। मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच अब अपन स्टार्ट करेंगे। मोदिग्लियानी मिलर क्या बोलता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है किससे डिविडेंड आप दो मत दो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो बोलता है कंपनी का प्राइस और कंपनी का वैल्यू डिविडेंड नहीं, अर्निंग डिसाइड करता है। कितना ज्यादा अर्निंग है, कितना ईपीएस है, वो डिसाइड करता है कंपनी का प्राइस और वैल्यू, ना कि डिविडेंड। आओ, value of the firm is not affected by dividend decisions, that is value of firm or market price remains same irrespective whether dividend is paid or not. According to Modigliani Miller, market value of firm is based on earning power and not dividend. Approach is based on the following assumption. जैसे पहला, perfect capital market, yes sir, सब में ये चीज है ना। नो टैक्सेस, नो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दैट इज ओनली इक्विटी फॉर एक्सपेंशन, ये भी अपन लोग ने देखा। नो फ्लोटेशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पॉइंट सबका। अब ये हीरो क्या बोलता है देखो, अगेन ये हीरो ने भी जो बोला वो ऑलमोस्ट मेरा जो गॉर्डन में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, उसी से कंटिन्यू होता है। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम परचेज ऑफ शेयर्स? रेगुलर डिविडेंड, कैपिटल अप्रिसिएशन, बराबर के नहीं? बस तो यहां पे वही तो बोला है, P0 इज इक्वल टू, देखो वापस से यहां पे भी मैं सेम चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई क्या है मार्केट प्राइस पर शेयर, D1 प्लस प्लस 1 साल बाद जो प्राइस होने वाला है वो, ये दोनों बेनिफिट मिला। इसको प्रेजेंट वैल्यू पे मैं अगर लेकर आ जाऊं तो कहना इससे मेरे को मिल जाता है आज का मार्केट प्राइस। 1 साल बाद मेरे को जो डिविडेंड मिलेगा और 1 साल बाद जो मेरे शेयर का प्राइस हो जाएगा उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ जाऊंगा तो मेरे को आज का प्राइस मिल जाएगा ना। बस यही तो है। अब इसको इधर इसके साथ मल्टीप्लाई किया और D1 को इधर ले लिया तो मेरे को मिल गया P1, तो मेरे को मिल गया P1। बेसिकली अपने को P1 डिराइव करना था, बट P1 डायरेक्टली मैं डिराइव नहीं कर सकता, मेरे को P0 के थ्रू P1 डिराइव करना पड़ता है। P1 is equal to P0 into 1 plus KE minus D1, proved using the simple concept that P0 is equal to D1 plus P1 upon 1 plus KE। D1 डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड है, P1 प्राइस में जो चेंज होने वाला है, अपॉन 1 प्लस KE क्या है मेरा प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आने का तरीका। सो P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1 हो गया। इसी के साथ मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर। सो P0 इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस इंटू 1 प्लस KE जो एक्सपेक्टेशन है इंक्रीज का, माइनस D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन फ्यूचर, ये सब मिला के बनता है मेरा P1 एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इन द फ्यूचर। गॉट इट? गॉट इट सर। सो अब हीरो ने बोल तो दिया, दो हीरो ने बोल तो दिया, अमर प्रेम, आहा क्या बोल दिया मोदिग्लियानी मिलर ने कि वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज नहीं होगा। हमने बोला सबूत दो, मैंने बोला लो सबूत। आइए आप लोगों को मैं सबूत देता हूं यूजिंग अ क्लासिक एग्जांपल। प्राइस ₹100 पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, D1 10 पर शेयर, KE 12%। इमीडिएटली आप P1 कैलकुलेट कर लोगे। अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक व्हेन डिविडेंड इज पेड, एक व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। फॉर्मूला तो वही रहेगा, अगर डिविडेंड इज नॉट पेड तो D1 0 हो जाएगा, अगर डिविडेंड इज पेड तो जो इतना भी डिविडेंड है वो माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा P1 का? P0 इंटू 1 प्लस KE, ये मैं डिराइव करवा चुका हूं, माइनस D1। इधर मेरे को बताओ P0 कितना है, बैठा बैठा दिया हुआ है 100 पर शेयर, 100 इंटू 1 प्लस KE कितना है 12% दिया हुआ है सर, माइनस डिविडेंड D1, D1 कितना है 10 पर शेयर, सो इधर लिख दूंगा मैं 10। गॉट इट? सो 112 माइनस 10, P1 होता है 102 इफ डिविडेंड इज पेड, P1 होता है 112 इफ डिविडेंड इज नॉट पेड,
जीत गया मैं, जीत गया मैं। अरे तो डिविडेंड इज पेड तो मेरा P1 क्या होगा, डिविडेंड इज नॉट पेड तो मेरा P1 क्या होगा, समझ में आ गया ना। अब आ रहे अपन लोग प्रूव करने पे दैट वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम। अब एग्जांपल P0 100, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, D1 10, KE 12। इससे मुझे पता चल गया कि P1 अगर मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं तो 102 है, P1 अगर मैं डिविडेंड पे नहीं कर रहा हूं तो 112 है, तो 112 है। तो P0 और P1 मेरा आ गया सर। अब क्या बोला है देखो, डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी पेड से ₹10 पर शेयर, तो वो अपन लोग का सब हो ही गया ऊपर। अब उन्होंने क्या बोला है, केस 1 डिविडेंड पेड है, तो डिविडेंड पेड है, तो डिविडेंड पे अगर मेरा होता है तो कहना इसे 102 का प्राइस आता है, तो इधर मेरा 102 का प्राइस आ जाएगा। आ गया सर 102 का प्राइस। P1 इज इक्वल टू 102 अगर डिविडेंड पे हुआ तो। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में अर्निंग्स है मेरा 5 लाख रुपए का। एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे को वो लोग ने दिया हुआ है कि मेरे को एक नया प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए 10 लाख रुपए का मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, सो अब नया प्रोजेक्ट है, उसमें 10 लाख रुपए मेरे को इन्वेस्ट करने हैं, बट 10 लाख में से डिविडेंड पहले देना पड़ेगा। तो क्या बोला है, डिविडेंड 10 पर शेयर इंटू 10,000, 1 लाख रुपए तो मेरा डिविडेंड पे चले गया। 5 लाख का अर्निंग है, उसमें से 1 लाख डिविडेंड पे चले गया, बचा कितना, 4 लाख रुपए। तो 10 लाख में से 4 लाख तो मैं रिटेन्ड अर्निंग वाला ले लूंगा, बचा कितना, 6 लाख। ये जो 6 लाख है, कहना इससे मैं नया शेयर्स इशू करूंगा। नया शेयर्स अगर मैं 6 लाख का इशू कर रहा हूं तो उनका रेट क्या रहेगा, एक शेयर का 102 रुपया, एक शेयर का 102 रुपया, तो 6 लाख डिवाइड बाय 102, आंसर मिलता है 5882 शेयर्स, आंसर मिलता है 5882 शेयर्स। तो ₹6 लाख डिवाइड बाय 102 पर शेयर इज इक्वल टू 5882 शेयर्स। ओरिजिनल शेयर्स था मेरा 10,000 प्लस 5882 शेयर्स ऐड हुआ, टोटल मिल गया मेरे को 15,882 शेयर्स। आज का रेट है 102 पर शेयर, वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया 15,82 मल्टीप्लाई बाय 102 करोगे तो आएगा 16,20,000। अब अगर डिविडेंड पे नहीं किया है तो कहना इसे ये पूरा का पूरा 5 लाख मेरा जो रिटेन्ड अर्निंग है वो इधर आ जाएगा। मैं नया खाली 5 लाख ही इशू करूंगा, ये देखो मैं नया खाली 5 लाख का ही इशू करूंगा एट द रेट 112 4464, 10,000 था 4464 ऐड हुआ तो 14,464 एट द रेट 112 पर शेयर। वैल्यू ऑफ द फर्म बैठता है 16,20,000, वैल्यू ऑफ द फर्म बैठता है 16,20,000। एनी डाउट्स एनीबॉडी? तो दोनों जगह प्रूव हो गया ना, बस यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में वो आपको कुछ अमाउंट दे दे, कोई अमाउंट मिसिंग कर दे, बट लॉजिक यही रहेगा। पहला स्टेप, कैलकुलेट P1, P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। दूसरा स्टेप, देखो भाई डिविडेंड पे हुआ है या डिविडेंड पे नहीं हुआ है वो खाली देख लो। तीसरा स्टेप, कितना नया शेयर्स इशू करना है वो देखो। कैसे पता चलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट है उसमें से कितना अर्निंग हुआ है। सपोज 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का अर्निंग हुआ है, तो 5 लाख का नया इन्वेस्टमेंट। बट सर 5 लाख का जो अर्निंग हुआ था उसमें से 1 लाख डिविडेंड दे दिया, तो अर्निंग माइनस डिविडेंड के बाद जो बच रहा है उतना मेरे पास नेट बचा है, उसमें से मैं इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा, डिवाइड बाय P1 करूंगा, तो मेरे को नंबर ऑफ न्यू शेयर्स मिलेगा, तो मेरे को नंबर ऑफ न्यू शेयर्स मिलेगा। सो चेंज इन N इज इक्वल टू एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड अपॉन P1। 10 लाख रुपए, ए हेलो, क्या 10 लाख रुपए, इधर इधर फोकस नहीं हटना चाहिए। 10 लाख रुपए चाहिए थे, उसमें से अर्निंग्स में से 5 लाख आ गए, अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो 5 लाख बचे, वो नए शेयर से इशू करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग, समझो उसमें से 1 लाख डिविडेंड दे दिया तो अर्निंग माइनस डिविडेंड, 4 लाख बचा, उसमें से 10 लाख मेरे को चाहिए, तो 4 लाख ही मैं यूज कर पाऊंगा, 6 लाख नया शेयर इशू करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंड, ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड माइनस अर्निंग, ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग प्लस डिविडेंड। जैफी आपकी इच्छा, जैफी आपकी श्रद्धा। ठीक है, सो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कितना नया शेयर्स इशू करना है, और फिर वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है, विच इज नथिंग बट करंट इक्विटी शेयर प्लस न्यू इक्विटी शेयर इनटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट, और इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ,
यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, जो मैच होगा ही होगा, जो मैच होगा ही होगा। सो क्या स्टेप समझे मोदी गिलानी मिलर के लिए? पहले P1 फाइंड आउट करो, फिर नया शेयर्स टू बी इशूड फाइंड आउट करो। कैसे? इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंड, फिर वैल्यू ऑफ फर्म, कितना ओरिजिनल शेयर्स था, कितना नया शेयर्स इशू किया, मल्टीप्लाई बाय P1, उससे वैल्यू ऑफ फर्म बेसिकली मिल गया। फिर भी माइनस आई प्लस ई क्योंकि इतना और आपका वैल्यू बढ़ा, माइनस आई इन्वेस्टमेंट हो गया अपॉन 1 प्लस के करो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का फर्म का वैल्यू मिल जाएगा। आओ इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आओ इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कब ये रहा, AB Engineering Limited belongs to a risk class for which capitalization rate is 10%. Currently has outstanding 10,000 shares. Firm is contemplating declaration of dividend of rupees 5 per share. At the end of the current financial year, it expects to have a net income of 1 lakh and has a proposal of making new investment of rupees 2 lakh. Calculate the value of the firm when dividends are paid or dividends are not paid. सबसे पहला काम क्या किया? समरी बना दिया, क्वेश्चन में जो जो दिया है ना उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख दिया। अब स्टेप 1 बोलता है P1 फाइंड करो। अभी देखो P1 मेरे लिए कितना इजी हो गया, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1। क्या मेरा P0 मेरे पास अवेलेबल है? तो जरा देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर सेलिंग एट 100 ईच। तो मेरे को इधर लिख लेना चाहिए था कि भाई मेरा P0 है 100, तो मैं इधर लिखूंगा 100 इंटू 1 प्लस के 0.1 माइनस D1, समझो अज्यूम करते हैं डिविडेंड पेड, तो ये हो जाएगा मेरा 110 माइनस 5 इक्वल टू रुपीज 105 इक्वल टू रुपीज 105, अज्यूमिंग मैंने डिविडेंड पे कर दिया है। और अगर डिविडेंड पे नहीं किया है देन इन दैट केस तो बैठा बैठा 110, देन इन दैट केस तो बैठा बैठा 110, 110 या 105 के P1 के हिसाब से सम को सॉल्व करेंगे। अब मेरे को एडिशनल क्या चाहिए? टोटल 2 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख का अर्निंग है, तो 1 लाख का नया शेयर इशू करना पड़ेगा अज्यूमिंग नो डिविडेंड पेड। अज्यूमिंग नो डिविडेंड पेड, तो नो डिविडेंड पेड मतलब 110 वाला केस, तो 1 लाख डिवाइड बाय 110 बना ना, नया जो प्राइस है 110 का, 1 लाख डिवाइड बाय 110, तो कहना इससे 1 लाख में डिवाइड बाय 110 करता हूं, थोड़ा कैलकुलेशन में हिल गया, तो 1 लाख डिवाइड बाय 110 करता हूं तो 909 आता है। ऑलरेडी मेरे पास 10,000 शेयर्स तो था ही बेटा, so can I say 10,909 shares into 110, so 10,909 into 110, ये आ जाता है मेरे पास 11,99,990 which is nothing but 12 lakh, which is nothing but 12 lakh, तो 12 लाख रुपया मेरे पास आ गया। एड अर्निंग लेस डिविडेंड, तो अज्यूम कर लो कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है अपन ने, तो 14 लाख हुआ, 14 लाख को डिवाइड बाय 1.1 करो तो आ जाता है मेरे पास 12 लाख। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? 10,000 था प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 110, तो 909 इंटू 110, तो आया 12 लाख, 11 लाख 99,999 ना, 12 लाख माइनस, अच्छा मैंने गलती कर दिया, प्लस 2 लाख कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, -2 प्लस 1, नहीं एक सेकंड, अपन लोग ने कुछ डिविडेंड दिया है क्या? आई एम अज्यूमिंग कि कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है ना इसमें, हाँ सो डिविडेंड नहीं दिया है तो खाली -2 करेंगे बेटा, खाली -2 करेंगे, तो अगर 12 लाख -2 करता हूं तो -2 lakh is expect have a net income of 1 lakh and has a proposal of making a new investment of 2 lakh, so नया इन्वेस्टमेंट 2 लाख का, अर्निंग 1 लाख का, बराबर है। तो ये देखो कितना आता है, अभी इसमें से मैंने कुछ डिविडेंड दिया है क्या? नहीं दिया है, तो ये आता है 12 माइनस 2 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइड बाय 1.1 10 लाख,
अब क्रॉस वेरीफाई करो 10 लाख को। कैसे करेंगे अपन लोग? कैसे करेंगे अपन लोग क्रॉस वेरीफाई? सेम थिंग, 10,000 प्लस, अब मेरे को नया कितना शेयर इशू करना पड़ा रहेगा? तो इधर देखो, मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, भी लॉजिकली कर रहा हूं मैं। देखो इधर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, करना है मेरे को। 1 लाख का मेरा अर्निंग इनकम हुआ है, तो 1 लाख का तो मेरा अर्निंग हुआ है। इसमें से मैं डिविडेंड कितना दे दूंगा? तो देखो क्या बोला है, डिविडेंड बोला है 5 पर शेयर, सो 10,000 इंटू 5 50,000, सो 10,000 इंटू 5 50,000, 1 लाख में से 50,000 तो इधर गया, तो 50,000 मैं यूज कर सकता हूँ मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए। तो 1,50,000 का शॉर्टेज पड़ रहा है, ये मैं इशू करूंगा। तो 1,50,000 डिवाइड बाय, अगर मैं डिविडेंड पे करता हूं तो 105 पर शेयर हो जाएगा, तो 105, सो 1,50,000 डिवाइड बाय 105, 1429 शेयर्स इशू करना पड़ेगा। सो 10,000 प्लस 1429 शेयर्स इशू किया इनटू 105 पर शेयर, सो इनटू 105, सो ये आ जाता है 11,429 इंटू 105, यह आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 12 लाख। फिर तो वही है, प्लस कितना आपने अर्निंग किया और कितना आपका इन्वेस्टमेंट है। सो प्लस 1 लाख का अर्निंग माइनस 2 लाख का इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 1 प्लस के 1.1, सो 11 लाख डिवाइड बाय 1.1 हो जाता है 10 लाख रुपीज, एंड हेंस प्रूव्ड 10 लाख। ये देखो इधर 1,50,000 आया था अपना, 2 लाख चाहिए अपने को, उसमें से 50,000 अर्निंग में से मिल रहा है, क्योंकि 1 लाख में से 50,000 अपन लोग ने डिविडेंड दिया, तो 50,000 50,000 बच रहा है, 10,000 इंटू 5 डिविडेंड का, तो 50,000 जो बच रहा है वो 2 लाख के लिए यूज कर लेंगे, तो 1,50,000 एडिशनल चाहिए एट द रेट 105, बस बाकी सम को सॉल्व करोगे, यू विल गेट 10 लाख, यू विल गेट 10 लाख। है ना इजी? मोदी ग्लैनी मिलर खत्म। हाँ, अरे बाबा आपको पता ही नहीं चला, पर मोदी ग्लैनी मिलर खत्म हो गया, बस यही सम आता है। अब इसमें कभी कभी वो लोग क्या करते हैं पता है क्या? कभी इन्वेस्टमेंट का फिगर मिसिंग कर दिया तो डिविडेंड दे देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, कुछ अगर मिसिंग आया तो आपको उसको उधर सब्सटीट्यूट करना है, बात खत्म। ठीक है, डन। सो मोदी ग्लैनी मिलर खत्म। अब कुछ टाइम पास वाले मॉडल्स है जो कभी एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, बट अपने को करने का ना, करके रखने का ना, क्या जाता है अपना। पहला है ग्राहम एंड डॉट मॉडल, जो बोलते हैं मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए m इंटू डी प्लस ई बाई 3 का फॉर्मूला लो। अब ये 1/3 कैसे आया? बस ये कंफर्म है, ये दिया है, बस कह दिया तो कह दिया, ग्राहम डैड बोला मैंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। एम गिवन होगा, जितना कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उतना हाई एम होगा, अदरवाइज लो एम होगा। क्वेश्चन दिया है देखो, एमपीएस 56, तो इधर अपने को लिखने का 56 इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट 60% मल्टीप्लायर 2, तो इधर अपन लोग लिखेंगे 2 इंटू डिविडेंड कितना पे आउट गया अपन लोग ने 0.6 प्लस ई बाय 3, हो गया सम सॉल्व। ई इज नथिंग बट ईपीएस। अब इस सम को सॉल्व करो, तो इधर मैं इसको इधर ले आता हूं, तो 28 इज इक्वल टू 3 का एलसीएम लेते हैं, तो इधर डिवाइड 3.6 इंटू 3 प्लस ई, इसको इधर ले लेते हैं। 28 इंटू 3 इज बेटा 84, 84 इज इक्वल टू 0.6 ई प्लस ई, तो 1.6 ई लिख लेता हूं ना यार, तो E इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 1.6 52.5, ये क्या आ गया, 28 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.6 ई प्लस ई, तो ये 1.8 ही आएगा, सॉरी 84 डिवाइड बाय 1.8 की मैथ नहीं, 46 नहीं, हाँ तो ये 1.8 ई, अच्छा प्लस ई है, ओके, तो 84 डिवाइड बाय 2.8 30 आता है, 30 बराबर, तो ये 1. एक सेकंड ना गाइस, कुछ तो ऐसे गड़बड़ हो रहा है। तो देखो मैंने एक छोटा सा सिली मिस्टेक कर दिया है ना, किसी से भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। ये जो इधर 0.6 है ना, ये देखो 0.6 दिख रहा है इधर, ये 0.6 इज डिविडेंड पे आउट रेशियो,
डिविडेंड पे आउट ऑफ व्हाट? ऑफ अर्निंग पर शेयर। सो ये पॉइंट मिस हो गया ना, तो ये 0.63 है बेटा, या 0.6 इंटू 3 करना पड़ेगा। ये 0.6 है। डिविडेंड बराबर है, ये डिविडेंड ही है, पर डिविडेंड अपना कितना है? 60%। ऑफ व्हाट? कुछ नहीं दिया है तो ऑफ अर्निंग पर शेयर ना। देखो छोटा सा गलती है, आईसीए के मॉड्यूल के एमसीक्यू में है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना बस। बाकी अभी इसको फिर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 1 क्या हो जाएगा फिर? 1.8 प्लस 1 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 2.8 जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट वाज। होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ध्यान रखना है। सो दिस इज डी। अगर डी डायरेक्टली दिया है तो डी लिखो, पर ये डी 60% के फॉर्म में दिया है, तो ईपीएस का 60% है बेटा, विच इज 0.6 ठीक है, चलो डन। फिर है लिंटनर्स मॉडल, ये भी एक टाइम पास है, ऐसे इसके ऊपर भी इतना कोई क्वेश्चन नहीं आता है। D1 इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला आपको लर्न करना है, दैट्स इट। तो देखो क्वेश्चन में सब दिया हुआ होगा। लास्ट ईयर डिविडेंड इज 9.8 प्लस उन्होंने देखो आपको क्या दिया है? 45% का स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। ये देखो AF स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, तो ये आ जाएगा इधर मेरा स्पीड ऑफ एयर। टारगेट पे आउट रेशियो है मेरा 60%। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि कितना टारगेट पे आउट रेशियो है। ये बेसिकली लिंटन ने क्या बोला पता है क्या? कि आप रेगुलरली कितना डिविडेंड देते हो ना, उससे आप एक्स्ट्रा अगर डिविडेंड देना चाहो तो दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपका अर्निंग्स आपको सपोर्ट करे। तो उतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है अपने को, फॉर एग्जाम ओनली वी शुड नो द फॉर्मूला। चलो फिर D0 दिया हुआ है 9.8, तो ये D0 अपन लोग ने ले लिया, प्लस EPS इंटू, तो EPS फॉर द करंट ईयर इज ₹20, सो 20 एंड इट्स अ सिंपल सम। सो D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 विच इज 9.8 इंटू 0.45 इंटू 0.45 आ गया 10.79। ठीक है, सो चलो ये भी इसी के साथ मेरा कंप्लीट होता है, ये भी इसी के साथ मेरा कंप्लीट होता है। सो D1 इज इक्वल टू, ध्यान रखना कितना डिविडेंड आप दे सकते हो। देखो यूजुअली लिंटनर बोलता है जितना आप डिविडेंड दे लो ना रेगुलरली उतना ही डिविडेंड दो, ज्यादा डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका अर्निंग बड़ा है देन इन दैट केस आप थोड़ा ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो। तो आइडियली लास्ट ईयर 9.8 दिया था, तो ये बार 9.8 ही दो। बट आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई ईपीएस अच्छा हो गया है, तो ईपीएस कितना हुआ है? 20 हुआ है, तो चलो ईपीएस 20 हुआ है, तो आइडियली टारगेट पे आउट 60% है, तो अपन 12 तक दे सकते हैं। बट बोलते हैं नहीं, पूरा 12 मत दो, कम दो। कितना दो? 10.79। तो उसके लिए उसने फॉर्मूला निकाला, D0 प्लस ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 द होल इंटू AF एडजस्टमेंट फैक्टर, जो इसने 45% दिया है। इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो ग्रैहम एंड डॉड का फॉर्मूला याद रखना है अपने को, बराबर, मल्टीप्लायर इंटू D प्लस E/3 फिक्स्ड, मतलब 1/3 का जो E को जो वेट दिया है 1.1/3 फिक्स। सो M इंटू D प्लस E/3 फिक्स। वैसे इधर D1 कैसे फाइंड करना है अपने को, लॉजिक भी बताया आपको मैंने। तो D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट इंटू D0 माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। डन डन। फिर एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसका एक क्वेश्चन भी आएगा आगे, उसी के थ्रू ये आई थिंक सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो डन। अभी जो मेरे क्वेश्चंस बाकी है फटाफट उनको निपटा देते हैं, सो दैट वी विल बी डन एंड डस्टेड विद दिस चैप्टर। अराउंड 1.5 आवर में पूरा चैप्टर विद ऑल द सम्स खलास, और क्या चाहिए भाई, बोलो। चलो लेट्स डू इट। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. H is currently holding 1 lakh shares and currently the shares of HM is trading on Bombay Stock Exchange at ₹50 per share. मेरे पास 1 लाख शेयर्स है HM लिमिटेड का एंड अभी उसका प्राइस चल रहा है 50 पर शेयर, मतलब 50 लाख रुपए का माल है। मिस्टर ए हैव अ पॉलिसी टू री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ एनी डिविडेंड रिसीव्ड इनटू द शेयर्स बैक अगेन ऑफ HM लिमिटेड। तो मिस्टर ए नहीं, मिस्टर एच होगा, हाँ, उसका एक पॉलिसी है कि भाई हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। इफ HM लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर, क्या होगा? अभी सुनो, इधर कॉन्सेप्ट आता है कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड का। 50 रुपीज का मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं अब हमने 10 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो आपको पता है अब आपका प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज। ये प्रैक्टिकली होता है रियल लाइफ में।
रिलायंस का प्राइस है 2100, रिलायंस ने 100 रुपीज का डिविडेंड दिया, 2000 रुपीज का उसका प्राइस हो जाएगा। इसको प्यार से बोलते हैं कम डिविडेंड, इसको प्यार से बोलते हैं एक्स डिविडेंड। तो एक्स डिविडेंड प्राइस है 40। कभी भी री इन्वेस्टमेंट एक्स डिविडेंड पे होता है। तो मेरे को 1,00,000 शेयर्स के सामने 10 रुपया, मतलब कहना है से 10 लाख रुपीज मेरे को मिला एज डिविडेंड, डिवाइड बाय 40 पर शेयर हो गया एक्स डिविडेंड प्राइस। सो 10 लाख डिवाइड बाय 40 कितना आता है 25,000। टोटल मेरे पास 25,000 ऐड करके 1,25,000 शेयर्स हो जाएगा, 1,25,000 शेयर्स हो जाएगा ना, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। Following information is available relating to DG Limited. Number of shares outstanding 1 lakh, earning per share 25, P ratio दिया है, book value per share दिया है. If the company decides to repurchase 5,000 at the prevailing market price, उसका बुक वैल्यू आफ्टर रीपर्चेस क्या होगा? अभी अगर 5,000 शेयर में खरीदता हूं एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, कैन आई से पीई रेशियो इनटू ईपीएस इज इक्वल टू एमपीएस। बेटा मेरा पी रेशियो है 2, ईपीएस है 25, कैन आई से मार्केट प्राइस पर शेयर 50 इंटू 5,000 में करता हूं, 50 इंटू 5,000 में करता हूं तो मेरा आ जाता है 2,50,000। एम आई राइट एवरीबॉडी? कितना? अच्छा इसमें ना एक टाइपिंग मिस्टेक है गैस, ये 20 है ना, हाँ ये 20 है तो ये 500 हो जाएगा। तो 500 इंटू, अच्छा ये आई थिंक कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक है, 2-3 टाइपिंग मिस्टेक है, 25,000 है ये, तो इंटू 25,000, सो 1,25 लाख मेरे को पे करना पड़ेगा। ये इधर 20 है, ध्यान रखना, अपडेटेड ही रहेगा तुम्हारे पास जो पीडीएफ है वो अपडेटेड ही रहेगा, डोंट वरी। सो 20 इंटू 25, ये 20 है, ये 25,000 है, तो 20 इंटू 25 मैंने किया रंजो, तो 500 इंटू 25,000 हो जाएगा, तो 500 इंटू, तो ये आता है 1,25,00,000। सो 1,25,00,000 रुपीस मैंने रिकॉल कर लिया। अब मेरे पास कितने शेयर्स बचे हैं उस हिसाब से मेरे को डिसाइड करना है कि भाई क्या होने वाला है मेरा रिजल्टेंट प्राइस। तो समझो नंबर ऑफ शेयर्स पहले 1,00,000 थे, अब 75,000 हो गए। 1,00,000 शेयर्स थे, उसमें से 25,000 शेयर्स माइनस, तो 75,000 शेयर्स ही बचे अभी, करेक्ट। अच्छा अब मेरे पास टोटल 400 इंटू 1,00,000, 1,00,000 शेयर्स इंटू 400 पर शेयर, मतलब मेरे पास कितना था अमाउंट, 400 lakhs the whole divide by 400 lakh rupees, 400 लाख रुपीस का था, उसमें से मैंने कितना पैसा रिटर्न कर दिया बेटा, उसमें से मैंने रिटर्न कर दिया 1,00,000, 1,25,00,000 बराबर। तो बचा कितना, बचता है 275 डिवाइड बाय, अब 75,000 शेयर्स ही बचता है, सो 275 डिवाइड बाय 75,000 शेयर्स एंड इट इज गोइंग टू बी 366.67 पर शेयर। अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, करके जाओगे तो ये एग्जाम में क्लिक होगा। पहले मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला, जितना शेयर्स रिपर्चेज किया उससे मल्टीप्लाई किया, 25,000 इंटू 500, उतना पैसा दे दिया। ओरिजिनल बुक वैल्यू था 400 लैक्स, उसमें से 1,25 lakhs पे कर दिया, बचा 275 फॉर 75,000 शेयर्स, 366.67 इज द न्यू बुक वैल्यू पर शेयर। नेक्स्ट, A&R company, a large cap company listed in BSE with a face value of rupees 100 per share. Company is expected to grow at the rate 15% per annum for the next 4 years and then 5% for an indefinite period. Shareholders expect 20% return on their investment. Company paid rupees 120 as dividend per share for the current financial year. अब सुनो, मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड पे किया 120,
नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करूंगा, फॉर द नेक्स्ट 4 years कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे 15% ग्रो एट द रेट 15%। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 120 इंटू 1.15 138 इंटू 1.15 158.7 इंटू 1.15 182.51। समझ में आया? फिर क्या बोला है, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रेडेड, वो ठीक है। फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अभी सुनो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं तुम लोगों को एक सिंपल मेथड बताता हूं। देखो, कंपनी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो करंट ईयर में कंपनी ने कितना दिया डिविडेंड, 120 ना, 120। फिर कंपनी ने क्या बोला है कि भाई अब हम डिविडेंड कितना देंगे अगले साल, 1 2 3 और एक साल, D1 D2 D3 D4। तो D1 अपन लोग ने निकाल लिया 138 158.7 158.7। कैसे निकाला वो तुम लोग को इधर मैंने बताया, 120 इंटू 1.15 138 इंटू 1.15, एवरी ईयर 15% का ग्रोथ है, 182.5 लास्ट में 182.5 इंटू 1.15 आता है 210। मैं राउंड ऑफ ले लेता हूं, तो ये डिविडेंड मिला। अच्छा, फिर क्या बोला है देखो क्वेश्चन ने, तो इतना डिविडेंड मिला। अभी सुनो, कंपनी को ईयर 1 में जब डिविडेंड मिलेगा उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊंगा। मेरे को आज का इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आज का प्राइस, इधर क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, क्या बोला है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब आज का प्राइस, आज का प्राइस, बस। सो आज का प्राइस मेरा कितना होगा, सो 120 प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आया मैं, सॉरी 120 का। अभी देखो 138 को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, तो कैसे लाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू पे, तो इधर वो लोग ने क्या बोला है कि भाई 20% का अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 20%। सो क्या होगा इधर 1 डिवाइड बाय 1.2, सो 1 डिवाइड बाय 1.2 0.833, 1 डिवाइड बाय 1.2 रेज टू 2, तो इक्वल टू करेंगे तो 0.694, 1 डिवाइड बाय 1.2 क्यूब इक्वल टू करेंगे तो 0.579, इक्वल टू करेंगे तो 0.482। समझ में आया? बस इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बराबर है। तो मेरे को 4 साल का जो डिविडेंड मिलने वाला है, 4 साल बाद का भी, उसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आया। और लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में क्या बोला है, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, and company paid rupees 120 as dividend for the next 4 years, and then 5% for an indefinite period, 5% for an indefinite period। इसमें क्या करते हैं, इसको प्यार से बेटा बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। बेटा इसको प्यार से बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, ये सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। अब सुनो क्या बोला है, 210 के ऊपर 1.05 का ग्रोथ होने वाला है, D1 अपॉन के माइनस जी, के कितना है 0.20 माइनस अब ग्रोथ कितना है 0.05। दिस इज योर टर्मिनल वैल्यू, 210 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 0.15 टू 210 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 0.15 आता है 1470 इंटू ये अपन लोग कर देते हैं 0.482। ये आ गया आपका टर्मिनल वैल्यू, 140 इंटू 1470 इंटू 0.482, ये आता है आपका 708.54। फिर बाकी का देखो, 138 इंटू 0.833 115 158.7 इंटू 0.694 110 182.5 into 0.579 106 210 into 0.482 101। और ये सब को आप ऐड कर लो तो, अरे यार मैं प्लस दबाना भूल गया, कोई बात नहीं, 115 प्लस 110 प्लस 106 प्लस 101
+708 आएगा अप्रोक्सीमेटली 1140 आएगा अप्रोक्सीमेटली। ऐसा क्यों है, रुको देखो 120 इंटू 1.15 अपॉन 120 इंटू 1.15 अपॉन 1 डिवाइड बाय 1.12 बराबर है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ रहेगा तो पता नहीं, बट ये बराबर है। फिर सेम चीज, फिर सेम चीज, फिर सेम चीज। अब लास्ट में देखो इधर 209.88 मतलब मैंने 210 लिया इंटू 1.05 इंटू 1। ये भाई ये लोग का गलती है, ये इधर 1.05 है इंटू 1.05 डिवाइड बाय 0.2 माइनस 0.05 रेस टू 1 इंटू 1 अपॉन 1.02 ये भी आएगा रेस टू, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू विल गेट द आंसर। सो ये इनका इंस्टीट्यूट का एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, ध्यान रखना। जब टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं ना तो ये जो आपका 4th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो ही इधर आएगा एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। एंड ये जो इधर ग्रोथ है वो जो लास्ट मेरा इंडेफिनिट ग्रोथ है ना वो ही आएगा यहाँ पे। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप लोग का जो बुक में दिया है दैट इज रॉन्ग, यू कैन इग्नोर दैट। मैंने भी मॉड्यूल से ही लिया है तो इसके लिए वो रॉन्ग आंसर दिख रहा है आपको, बट दिस इज द लॉजिकली करेक्ट आंसर। फुल मार्क्स इसी में मिलेगा, विश्वास रखिए। इंस्टीट्यूट गलत है, प्लेनली बोल रहा हूँ गलत है। फाइनल में सेम सम करवाता हूँ यार, विश्वास रखो, है ना। सो जो लास्ट ईयर है टर्मिनल वैल्यू है ना उसका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो यही वाला आता है, एंड जो ग्रोथ है जो लास्ट वाला है उसी का आएगा ना। तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। एनीवेज तो आंसर आता है कुछ अप्रोक्सीमेटली 1140। इन्होंने बोला है कि मार्केट, तो ये इसका रियल प्राइस है, ये इसका करेक्ट प्राइस है। और साला मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है देखो तो, मार्केट में प्राइस चल रहा है 3122। इतना कौन देगा, तो वी विल से दैट इट इज ओवर वैल्यूड। 3122 इज ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस, इट इज ओवर। ध्यान रखना, देखो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने बनवाया है। देखो फॉर्मूला क्या है, आओ बताता हूँ। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला बचा था ना वो ये d1 अपॉन 1 प्लस के, d2 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, लास्ट में जो आता है इसका, और ये देखो ये जो है ना ये सेम है। और ये वाला जो g है, ये जो ये वाला g है लास्ट वाला ये वो। और बाकी मैंने जो आपको टेबुलर फॉर्म में बताया वैसे कर लो, ऐसे समझ में आया तो ऐसे कर लो। जो भी डिविडेंड है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आए, लास्ट वाला जो है टर्मिनल वैल्यू उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आए। बट लास्ट वाला जो प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं वो जो इसके प्रीवियस टाइम वाला है उसी रेट के ऊपर लेकर आते हैं। एंड ग्रोथ जो लास्ट वाले को लग रहा है वही आएगा। फिर भी कभी डाउट आता है, कुछ भी आता है, आप मेरे को बेझिझक ये नंबर पे व्हाट्सएप करो, 1 सेकंड में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। या फिर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट पे भी डाल सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी, बट बी वेरी क्लियर, ठीक है। चलो इसी के साथ होता है ये चैप्टर विद ऑल द सम्स कंप्लीट। और एक सम है, आई थिंक वो आप लोग खुद से भी कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत इजी है। मेन कॉन्सेप्ट वाइज वी आर डन, कॉन्सेप्ट वाइज वी आर डन। अभी देखो ये सेम टू सेम सम ही है, एक बार रीड कर लेते हैं। इन द मंथ ऑफ मे of the current financial year, shares were sold for 1460 per share. A long-term earning growth 7.5. Expected to pay a dividend of 20 per share. So मेरे पास D1 है, मेरे पास ग्रोथ है, मेरे पास P0 है। मैं क्वेश्चन देखे भी नहीं बोलता हूँ, वो आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मांगेगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, assuming that dividends are expected to grow along with earnings at 7.5% per year in perpetuity. तो आई थिंक ये सब चीज अपने पास इधर अवेलेबल है। 20 इंटू D1 is 20 into 1 plus 0.075 क्योंकि वो उसका ग्रोथ है, प्लस 7.5 अपॉन प्रेजेंट 1.4060 दिया हुआ है प्रेजेंट प्राइस, 1460 उसका प्राइस दिया। सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा के, आपको मिल जाएगा के। इट इज स्टेटेड दैट आरटी विल अर्न अराउंड 10% ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स एंड शैल रिटेन 60% ऑफ द अर्निंग्स। सो ये है आर, ये है बी, आर इंटू बी इज इक्वल टू ग्रोथ। तो आपका अभी नया ग्रोथ आ जाएगा 6%। इन दिस केस स्टेट वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट, यस। और ग्रोथ रेट की वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेंज हो जाएगा। देखो मेरा 6% का ग्रोथ हो गया है, मेरा 6% का ग्रोथ हो गया है। बस इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है, और वो है कि भाई देखो अभी मेरा ग्रोथ तो 6% आ गया, बट डिविडेंड क्या आएगा,
डिविडेंड का तो कुछ इन्फो ही नहीं है। लास्ट टाइम का मेरा डिविडेंड था बट तभी ग्रोथ रेट अलग था, अब चीजें चेंज हो गई है। तो लास्ट टाइम का अगर मेरे को कैसे भी फाइंड करना है चीजें, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, आओ देखते हैं। लास्ट टाइम का मेरा ग्रोथ था 7.5%, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू बी इन टू आर। मेरा ग्रोथ रेट है 7.5 विच इज नथिंग बट 0.075। बी मुझे नहीं पता है मेरा रिटेंशन कितना है, बट आर कितना है वो मुझे पता है, आर इज 10%, अज्यूमिंग के लास्ट टाइम भी वही हुआ होगा, तो इससे मुझे बी मिल जाएगा। बी आ जाएगा मेरा 0.075 डिवाइड बाय 0.1 एंड दैट इज 0.75, दैट इज 75% इज माई बी। तो अगर मेरा बी 75% है तो डी 25% होगा। अगर डी 25% रिप्रेजेंट कर रहा है और उस पे मेरे को 20 रुपया मिला है, लास्ट टाइम देखो ना 20 रुपए का डिविडेंड मिला है, देन इन दैट केस आप मेरे को बताओ ईपीएस कितना होगा 100% पे, बोलो बोलो टेल टेल। तो इट विल बी 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 25, आंसर आता है 80। अब की बार मेरा रिटेंशन रेशियो है 60%, तो 40% मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो हुआ ना, तो 80 का 40% कितना होता है, 32 रुपीज विल बी द डिविडेंड। सो ये 32 आया, 1460 ज्यों का त्यों 6 अपन लोग ने निकाल लिया। दिस वॉज द मोस्ट क्रूशियल कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो आप हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है तो आपका सॉल्व होना चाहिए, आपका सॉल्व होना चाहिए। Hey, समझ गए एवरीबॉडी। सो क्या है आपका, G इज इक्वल टू बी इंटू आर। इस बार का G है 7.5% का ग्रोथ है मेरा, लास्ट टाइम का 7.5% का ग्रोथ है, लास्ट टाइम का 10% है, तो लास्ट टाइम रिटेंशन कितना हुआ रहेगा 75%, मतलब डिविडेंड 25% दिया रहेगा। डिविडेंड 25% दिया है तभी मेरा 20 का डिविडेंड आया है, तो ईपीएस 80 का हुआ रहेगा। अज्यूमिंग के ईपीएस कंटिन्यू हो रहा है, तो इस बार मेरा कितना आ रहा है 80 का ईपीएस पे, 40% का पे आउट है, 32 रुपीज इज द डिविडेंड, 32 रुपीज इज द डिविडेंड। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मेरा पूरा का पूरा डिविडेंड डिसीजन कंप्लीट विद ऑल द क्वेश्चंस पॉसिबल, मतलब ज्यादा ही क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, इसीलिए मैंने बोला था अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 आवर्स मेरे को चाहिए, पूरा इतना अच्छी तरह से करवा दूंगा कि अब आप जब ये रिवाइज करोगे, 2 बार सुन लोगे, ये चैप्टर में आपका कोई बाल भी बात नहीं कर सकता। अजम्पशंस के साथ, सम्स के साथ, सारी चीजें मैंने यहाँ पे करवा दी है। डाउट हो कोई भी चीज के ऊपर, कोई भी कुछ पूछना हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। कमेंट बॉक्स ओपन है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कनेक्टेड रहना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नोट्स और सब उधर ही शेयर हो रहे हैं। अच्छा लगा होगा मेरा ये इनिशिएटिव, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने जूनियर्स को और फ्रेंड्स को, काफी मेहनत लगा है ये बनाने में, थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ चीजों को करने में, ज्यादा टाइम का होता है लेक्चर्स रिवीजन थोड़ा, बट चीज आपको A1 दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। और आपको फील भी हो रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा, आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स देखे। और कुछ आपको मेरी तरफ से चाहिए, लेट मी नो। टाइम फॉर मी टू से hasta la vista, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप बीइंग हैप्पी। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर कमिंग वेरी सून। बाय बाय। ठीक है, ये मैं नोट्स अभी का अभी शेयर कर देता हूं, सो दैट यू हैव ऑल द एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलो कुछ रहा तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।